मैं थोड़ा व्यूअर्स के लिए बता दूं, प्रशिया एक स्टेट थी, जर्मन स्टेट थी, ताकतवर स्टेट थी। 2-3 सालों के अंदर अंदर टिल 1871 लाइक स्टार्ट हुई थी ये 1700 से। हाउस ऑफ ब्रांडेनबर्ग का खानदान था, ठीक है। उसकी एक स्टेट थी प्रशिया। करते करते जंगों में इन्होंने अपना रोल प्ले करते रहे, इवेंचुअली जर्मनी बन गया 1871 में। मतलब ये समझो कि एक टाइम पे स्पेन से लेके रशिया तक, लाइक मैड्रिड टू मॉस्को, नेपोलियन का कंट्रोल था। सही है। हिटलर ने बोला मैं आऊं पावर में और मैं आपको आपका लोन के पैसे वापस देता हूँ। हिटलर आया, उसने पावर दी, यहूदियों को टारगेट बनाया, जो भी किया, और उसके बाद जाके उसने जर्मन का कंट्रोल संभाला। मैं 1 लाख की फौज रखूंगा, मेरी सबमरीन नहीं होगी, मैं नेवी बड़ी नहीं कर सकता, मैं आर्मी में ये चीजें नहीं होंगी, मेरी एयरफोर्स नहीं होगी। वो एक एक करके सारी जो चीजें थी उससे तोड़ना स्टार्ट कर दी। इवेंचुअली लीग ऑफ नेशंस जो था उस जमाने का, यूनाइटेड नेशंस, उसे इस्तीफा दे दिया। करंट हम सिचुएशन में खड़े में अमेरिका में 38 ट्रिलियन डेट हो गया है। उसकी जो डेट की पेमेंट है दैट इज क्रॉस मोर देन $1 ट्रिलियन, और सिस्टम बहुत बुरा है अमेरिका में। तो आप देखें ना, 2008 का रिसेशन आया, यूएसए ने अपनी इकोनॉमी में उस रिसेशन से बचने के लिए 800 बिलियन यूएसडी इंजेक्ट किया है। एग्जैक्टली। सही है। गोल्ड के रिजर्व असल में कितने हैं और कितनी फेक इकोनॉमी, कितना फेक वर्थ है, ओवर हाइप्ड कंपनीज हैं, ओवर हाइप्ड शेयर्स हैं, ओवर हाइप्ड स्टॉक एक्सचेंज है। हाँ, ये सब ड्रामा है। लोग यहाँ से जाते हैं बिका जा रहे हैं, आप तो और बर्बाद होने जा रहे हैं वहां पे अगर देखा जाए। हाँ, हर बंदा कर्जा डूबा हुआ है, स्टूडेंट डेट है, हाँ। टैक्सेस हैं, हर चीज पे डेट है, हर चीज पे आपको गवर्नमेंट को टैक्स देना है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं काजी मोहम्मद हारिस। अभी हम रिसेंटली देखते हैं कि इकोनॉमिक कंडीशंस डिफरेंट कंट्रीज़ की, खासतौर पर पाकिस्तान की और इस रीजन की बहुत ज़्यादा ख़राब है। हर शख्स परेशान है। पिछले कुछ सालों से हम ये देख रहे हैं कि लोगों का गुर्बत का और लोगों का जो लाइफ स्टाइल है वो बिल्कुल डाउन होता जा रहा है और लोग परेशान होते जा रहे हैं, खासतौर पे इकोनॉमिक कंडीशन के हवाले से, फाइनेंशियल कंडीशन के हवाले से। मैं अक्सर ये भी सोचा करता हूँ कि जब मैं दुनिया की इकोनॉमीज़ देखता हूँ, खासतौर पे इस्लामिक कंट्रीज़ की, तो मैं कुरान में तो ये देखता हूँ कि कुरान में इंटरेस्ट हराम है, कुरान में बहुत सारी और भी चीज़ें हराम की गई हैं इस्लाम में। लेकिन क्या कोई ऐसी इकोनॉमी मौजूद है जो इंटरेस्ट फ्री हो? लेकिन माजरत के साथ मुझे आज तक कोई भी ऐसी इकोनॉमी नज़र नहीं आई इस वक्त जिसमें इंटरेस्ट का एलिमेंट मौजूद ना हो। मैं इस खोज में गया कि इसकी वजूहात तलाश कर सकूं, तो फिर मैंने कोशिश की कि एक पॉडकास्ट बनाऊं और अपने एक बहुत ही खास गेस्ट को बुलाऊं जो इस मामले में महारत रखते हैं और उनकी माशाल्लाह काफ़ी नॉलेज है इस हवाले से। तो प्लीज़ वेलकम कीजिए और मैं चाहूँगा कि मैं इंट्रोडक्शन कराऊँ अपने बहुत ही अच्छे दोस्त जनाब अल्ताफ़ वज़ीर साहब का। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, कैसे? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। अल्ताफ़ भाई, मैं आपका कंटेंट देखता रहता हूँ इस हवाले से, खासतौर पे फाइनेंशियल मार्केट्स। अभी रिसेंटली आपने पॉडकास्ट डाली है। सबसे पहले तो मैं ये चाहूँगा कि आप अपना इंट्रोडक्शन कराएं और बताएं कि आप भी माशाल्लाह कंटेंट क्रिएटर हैं, चीज़ें बनाते रहते हैं और आपकी नॉलेज माशाल्लाह इस हवाले से काफ़ी है। तो थोड़ा सा मुझे इंट्रोडक्शन मैं चाहिए। एक पीआर एक प्रोडक्शन कंपनी चलाता हूँ, जॉइंट प्रोडक्शंस के नाम से। बाकी उसमें पीआर भी करता हूँ, प्रोडक्शन भी करता हूँ। लास्ट 2 साल से प्रोडक्शन में था, कुछ लोगों के चैनल्स वगैरह यूट्यूब पे मैनेज करता था, और अपना मेरा स्पोर्ट्स का कंटेंट था। अच्छा। क्रिकेट फीवर एक चैनल है। बाकी एमएमए का बड़ा फ़ैन हूँ मैं, तो एमएमए के ऊपर काफ़ी कंटेंट बनाया, वो चल रहा है। अभी अक्टूबर में स्टार्ट किया था। अपना मैंने चैनल अगस्त में बनाया था। मैंने असल में जो क्रिकेट वाला चैनल था उसके ऊपर कुछ मैंने पॉडकास्ट डाली थी, आपकी पॉडकास्ट भी उस पर थी अगर आपको याद होगा। तो वो चैनल बाद में क्रिकेट का ही बन गया, तो वो सारा कंटेंट मैंने फिर मूव करना स्टार्ट कर दिया नए चैनल पे। ऑलरेडी वो वीडियो देखी हुई थी यूट्यूब ने, तो शायद वो थोड़ा अच्छा ट्रैक्शन नहीं मिला, बट ये कि अभी मैंने सीरियस होके फैसला किया कि आई शुड जस्ट फोकस ऑन माय ओन कंटेंट एंड डू पीआर ऑन द साइड। तो उस पर मेरा इंशाल्लाह फोकस है। मेरे बैकग्राउंड मेरा वैसे ACCA का है और मैं 10-12 साल कॉर्पोरेट में गुजार चुका हूँ। आई वर्कड इन मल्टीपल रोल्स इन मैनी डिफरेंट कंपनीज एंड मल्टीनेशनल। सो इस इंडस्ट्री में 2021 से आया था मैं। आई वाज वर्किंग विद अ रेनाउंड इन्फ्लुएंसर, उनका मैं मैनेजर था, और उसके बाद फिर वहाँ से पीआर में कंटेंट में मैं आ गया। मुझे बेसिकली बचपन से ही मैं किताबें वगैरह पढ़ने का शौक था मुझे, और A-levels O-levels में भी मैंने हिस्ट्री के सब्जेक्ट्स उठाए हुए थे। तो काफ़ी अच्छा, मतलब मुझे नॉलेज भी है इस चीज़ों के बारे में, और स्पेशली मुश्किल से कोई चीज़ मुझे कोई बेच सकता है। मतलब आई एम वेरी हार्डली सेल्ड, मतलब लोग मुझे ज़्यादा आराम से चूरन नहीं बेच पाते। तो मैं कहीं ना कहीं और लोग हों या न्यूज़ चैनल्स हों, अच्छा, या कोई भी सोर्स ऑफ न्यूज़ इंफॉर्मेशन चैनल। हो ना, मैं उसमें से अपनी रिसर्च करता हूँ पहले। और मुझे अल्हम्दुलिल्लाह एक काफ़ी दफ़ा ऐसा हुआ है कि मैंने किसी चीज़ के बारे में प्रोडिक्शन लगाई है दोस्त यारों में, तो बाद में सही निकली है वो, कि मतलब ये बात तुम सही कर रहे थे, पीछे कुछ और सीन था। तो दैट्स माय फोर्टे सर। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। बहुत शुक्रिया। मुझे याद है एक दफ़ा हम लोग बैठे हुए डिस्कशन कर रहे थे और हमारा एक हवाले से डिस्कशन हुआ था इसी टॉपिक से रिलेटेड। हमने बैंकिंग
इंडस्ट्री को और बैंकिंग इंटरेस्ट के ऊपर आपने बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया था। हमने किया था। और फिर वो ऑफ द पुरानी कैमरा पॉडकास्ट में भी अपलोड करता रहूंगा अच्छा आहिस्ता आहिस्ता ना, पहले तो अच्छा मैं नया ठीक है कंटेंट डाल रहा हूँ तो फिर इंशाल्लाह वो भी डालेंगे। ऑफ द कैमरा जो हमारी डिस्कशन हुई थी वो ये थी कि ये किस तरह हमें कंट्रोल कर रहा है, हमारी इकोनॉमीज को कंट्रोल कर रहा है। मैं ही चाहता हूँ कि वो चशमकुशा हकाइक मैं चाहता हूँ आप मेरे देखने वालों को बताएं और बिल्कुल बैकग्राउंड से स्टार्ट करें कि किस तरह इकोनॉमीज को कुछ मखसूस लोगों ने वर्ल्ड इकोनॉमी को कंट्रोल करना शुरू किया और आज देखने को बताए फ्री इकोनॉमीज हैं लेकिन एक्चुअली वो कहीं से कंट्रोल्ड है। यह देखिए आपको बहुत पीछे जाना पड़ेगा। रोमन टाइम्स के ऊपर भी ज्यूज जो थे वो इंटरेस्ट करते थे, बिल्कुल इंटरेस्ट का उनका तरीका था, इंटरेस्ट यूज़ करते थे बिजनेस प्रैक्टिसेस के अंदर। रिसेंट एग्जांपल अगर आप देखी जाए तो ये थी 1500s में इंग्लैंड और फ्रांस की जंग चल रही थी, तो इंग्लिश क्राउन को बेसिकली पैसे चाहिए जंग करने के लिए, तो उनको बेसिकली लोन दिया गया था गोल्ड की सूरत में, और वो ऐसा लोन था कि तायात लोन था, जो उस ज़माने के जो बैंकर्स थे जो बेसिकली रॉथस्टाइल्ड भी थे और उसमें कुछ और भी फैमिलीज इन्वॉल्व थी जो उस ज़माने के बैंकर ज्यूज थे। उन्होंने उनको लोन दिया था और कहा था कि आपने एक सर्टन सम जो है हर साल हमें पे करना है और ये लोन जो है चलता रहेगा। और उसके बाद एक कार्रवाई चलती रही और ये चीज़ प्रैक्टिस में आती रही। आगे अगर हम बढ़े तो मिडीवल टाइम्स के बाद लाइक 1500s के बाद यूरोप में काफ़ी सारी जंगें चल रही थी मल्टीपल मकसद की वजह से। कभी 30 इयर्स वॉर होती थी, कभी क्या होता था। तो पहले तो स्पेन वो जो स्पेन था वो ग्लोबल पावर सामने आई आफ्टर द ठीक है फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल, लाइक 1453 में इस्तांबुल जब फतह किया ऑटोमन्स ने, उसके बाद वो रास्ता बंद हो गया यूरोपियंस के लिए इंडिया जाने का, तो उन्होंने नया रास्ता ढूंढने के लिए शिप्स में वास्को डी गामा और ये सारे बॉयज़ को डाला कि भाई जाकर ढूंढो इंडिया का रास्ता। उन्होंने कुछ और ढूंढ लिया, कोलंबस भी था उसमें। तो कोलंबस वैसे तो इटालियन था, वो भी स्पेनिश किंग और क्वीन के पास गया था कि मुझे आप फंड करें, उन्होंने उसको शिप्स दी, वो जाके इंडिया ढूंढने गया, उससे अमेरिका ढूंढ लिया, अमेरिका ढूंढा, स्पेन ने वहाँ पे एम्पायर बनाई, वहाँ पे एम्पायर बनाया और वहाँ पे जो लोकल्स थे एस्टेक्स और इनकन्स उनको बर्बाद किया और उनको मारा और उनकी जगह जो है उनसे छीन ली और वहाँ पे अपनी सल्तनत कायम कर ली। अब साउथ अमेरिका में, नॉर्थ अमेरिका में गोल्ड और सेंट्रल अमेरिका में गोल्ड और सिल्वर के बहुत बड़े ज़खायर थे, तो वो दरियाफ़्त किए स्पेनिश लोगों ने। उन्होंने देखा कि जो गोल्ड और सिल्वर है वो इतना कॉमन है उस पर्टिकुलर टू एम्पायर्स के अंदर, इनकाज और एस्टेक्स के अंदर, कि उनको हैरानगी हो गई। मतलब वो बिल्कुल हर औरत जो है वो गोल्ड लेके घूम रही है, उससे गोल्ड लटकाया हुआ है और गोल्ड इस्तेमाल हो रहा है मुख्तलिफ चीज़ों में। वहाँ पे एक नॉर्मल चीज़ थी गोल्ड, अच्छा क्योंकि वो दुनिया से घटा हुआ था उस ज़माने में। मैं बात कर रहा हूँ 1500s की। वहाँ पे उन्होंने एम्पायर बनाई, वहाँ से फिर दुनिया जहाँ के जो आप समझे गोल्ड और सिल्वर का सबसे बड़ा ज़खायर था स्पेन के पास था, बट स्पेन जो है इवेंचुअली बर्बाद हो गया। अब आप सोचेंगे ये कैसे हो गया कि सारी दौलत उनके पास थी। असल में उन्होंने क्या किया, उन्होंने ना मास प्रोडक्शन कर दी और उन्होंने करप्शन स्टार्ट कर दी। उन्होंने सिक्कों के अंदर जो पहले एक सिल्वर का सिक्का होता था उसके अंदर मिलावट स्टार्ट कर दी। वो जैसे आजकल गवर्नमेंट्स मनी प्रिंटिंग करती है, इस तरह उन्होंने सिल्वर की कॉइन्स के अंदर बाकी चीज़ें डालना शुरू कर दी। आयरन वगैरह जैसे इस आपको भी तरह पता होगा अमेरिकी गवर्नमेंट ने भी जो पेनी वन पेनी के जो सिक्के वो उन्होंने बंद कर दिए बनाना, क्योंकि उसकी कॉस्ट ज़्यादा हो रही है हाँ उसको ठीक है बनाने में। ठीक है ठीक है, तो ये इन्फ्लेशन इतनी ज़्यादा हो गई है। तो स्पेनिश एम्पायर हमारे सामने आफ्टर एक जंग हुई उनकी स्पेन और इंग्लैंड की 1588 में। बड़ी मशहूर जंग हुई, उसपे स्पेनिश आर्माडा गया था। आर्माडा बोलते हैं बहुत बड़ा एक नेवल बेड़ा, वो गया था इंग्लैंड पे अटैक करने। क्वीन एलिज़ाबेथ थी उस टाइम और उन्होंने उसको हरा दिया और इंग्लैंड बच गया बेसिकली। और स्पेन की जो पूरी माइट थी, जो नेवल पावर थी, वो टूट गई 1588 में। उसमें एक फ्रांसिस ड्रेक था, एक बंदा था जो बेसिकली पायरेट था, जिसको इंग्लिश ने अपने मकासद के लिए भी इस्तेमाल किया हुआ था कि आपने पायरेट बन के या पायरेसी करके आपने स्पेन की जितनी भी नेवल पूरे अटलांटिक ओशन में जो शिप्स हैं उनको आपने बेसिकली बर्बाद करना है या उनको आपने डिस्टर्ब करते रहना है। ट्रेड राउट्स को कर दिया, लूट मार मचा दो। तो इंग्लिश ने बहुत सारा इंग्लैंड ने बेसिकली उस ज़माने में तो यूके था नहीं या ग्रेट ब्रिटेन था नहीं, अलग अलग कंट्रीज थे। इंग्लैंड अलग था, स्कॉटलैंड अलग था, बेसिकली वो सारे कंबाइन नहीं हुए थे ना उस टाइम। तो इंग्लैंड में बोल रहा हूँ बार बार। तो इंग्लिश लोगों ने क्या किया, उन्होंने पायरेट्स के बेसिस के ऊपर उन्होंने स्पेनिश एम्पायर को कमज़ोर किया, 1588 में उनको हराया। अच्छा, उस हराने के बाद क्या हुआ कि इंग्लैंड भी उस टाइम एक कॉलोनियल पावर नहीं बना था। 1600s में फिर एक रॉयल चार्टर अनाउंस किया क्वीन एलिज़ाबेथ ने। उसने बोला कि भाई ये काम करते हैं, हम लोग कॉलोनीज़ बनाते हैं, बिकॉज़ स्पेन ने भी बहुत टाइट कॉलोनीज़ बना ली। ऊपर से वो लोग प्रोटेस्टेंट थे और हेनरी द 8 भी उससे पहले आ चुका था, वो बड़ा खिलाफ था पोप के और वेटिकन के। तो उसने चर्च ऑफ इंग्लैंड बना दिया था, जो कि अच्छा जो प्रोटेस्टेंट मज़हब को फॉलो करता था। तो उन्होंने बोला को कैथलिक्स जो हैं वो जाके एम्पायर्स बना रहे हैं, कॉलोनीज़ बना रहे हैं, तो हमारी भी बारी आ जाती है। तो उन्होंने जाके अमेरिका में एक
जगह थी, वहाँ पे उन्होंने पहली कॉलोनी बनाई और चार्ल्स टाउन के नाम से, और उसके ऊपर उन्होंने वहाँ पे, खैर पहली कॉलोनी तो बड़ी बेकार साबित हुई बिकॉज वो सारे लोग मर गए, जो भी वहाँ पे लोग गए थे, अब कुछ खाने पीने को कुछ भी नहीं था। तो उसके बाद उन्होंने लोग बेचते, ये जो जो आप प्रोटेस्टेंट्स का वो बता रहे हैं चर्च, ये फ्रेंच रेवोल्यूशन से पहले का है? ये तो मैं बात कर रहा हूँ, मैं अभी घूम रहा हूँ 1600 के अंदर। फ्रेंच रेवोल्यूशन वाज इन 1789। हाँ, वो बहुत तो बहुत उसका मतलब ये कि प्रोटेस्टेंट्स फ्रेंच रेवोल्यूशन से पहले थे मौजूद। हाँ ना, 30 इयर्स वॉर के सिलसिले में हुए थे ना। 30 इयर्स वॉर जो है ना, 30 साल की जंग हुई थी यूरोप में। 1500 से 1600 के बीच में जो 30 साल है, आई थिंक ये अर्ली 1500 का टाइम, मुझे एग्जैक्ट डेट अभी याद नहीं आ रही, बड़े किंग लुई मेरे ख्याल में शायद, ओ सॉरी, वो मार्टिन लूथर था। तो मार्टिन जब लूथर। उसने अनाउंसमेंट की कि भाई ये सब चीज़ें हैं जो पोप के खिलाफ हैं, और ये उसके ऊपर जब मसला हुआ तो पूरी यूरोप में जंग स्टार्ट हो गई। और आखिर में स्टार्ट तो एज अ रिलीजियस जंग हुई थी ये, प्रोटेस्टेंट होते कैथोलिक, पर बाद में आप देखने को मिला बहुत सारे ऐसे कंट्रीज थे जो कि कैथोलिक के साथ खड़े थे, वो खुद प्रोटेस्टेंट थे या कैथोलिक थे, वो प्रोटेस्टेंट खड़े हुए थे, क्योंकि उनके अपने कौमी मफाद भी बीच में आ रहे थे, उनके अपनी एम्पायर्स का भी सवाल आ रहा था, अपने अपने इलाकों के सवाल भी आ रहा था, तो मजहब भी पीछे बहुत साइड पे हो गया था। बट 30 साल की जंग हुई यूरोप में, और जर्मनी या बेसिकली पर्शिया जो जर्मन स्टेट्स थी, वहाँ पे प्रोटेस्टेंटिज्म ज़्यादा फॉलो हुई। ठीक है, वहाँ पे ज़्यादा प्रोटेस्टेंट थे। इसी तरह के ऑस्ट्रिया जो था, ऑस्ट्रियन एम्पायर जो थी, ये कैथोलिक थी। फ्रांस कैथोलिक था। इटालियन स्टेट्स वर कैथोलिक। स्पेन वॉज कैथोलिक। पोर्चुगल वॉज कैथोलिक। ब्रिटेन वॉज लाइक यूके, सारा जो यूके जो था बेसिकली इंग्लिश तो थे, वो प्रोटेस्टेंट थे। आयरिश वॉज कैथोलिक, अभी भी कैथोलिक है वो। ठीक है, तो ये इस तरह एक डिवाइड हो गया था। अब 1453 में हमने बताया इस्तांबुल फतह हुआ। 1453 से लेके 1588 तक स्पेन ने रूल किया, एक तरह से देखा जाए। 1588 में उनकी हार हुई अगेंस्ट इंग्लैंड। फ्रांसिस ड्रेक का मैंने आपको बताया, लोग जरूर सर्च करें, बड़े अच्छे कैरेक्टर्स हैं हिस्ट्री के। बहुत बड़ा पायलट था, इसने बड़े बर्बादी मचाई। और 1588 में जब वो हार गए, तो एक तरह से लोग कहते हैं कि वो बेसिकली, देखो हर एम्पायर को टूटने में टाइम तो लगता है, बट एक मूवमेंट आता है कि आप बोलते हो अब मजा नहीं है उस्ताद, वो वाली बात है। तो 1588 वाज द टाइम जब स्पेनिश एम्पायर की कमर टूट गई थी। ठीक है, सही मानों में। 1600 में उन्होंने कॉलोनी बनाई, पहली न्यूयॉर्क के आसपास, या मेरे ख्याल से न्यूयॉर्क के आसपास थी, या कोई और स्टेट थी मेन। बेसिकली जो 13 कॉलोनीज थी ना शुरू में अमेरिका की, जो कि न्यूयॉर्क है, फिलाडेल्फिया, जो सारी ईस्ट कोस्ट पे जो आती हैं, वहाँ पे उनकी पहली कॉलोनी बनी। वो कॉलोनी जो थी वो ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हुई, फिर उन्हें फर्दर लोग भेजते रहे। इवेंचुअली दे मैनेज टू एस्टैब्लिश अ फुट होल्ड इन द रीजन, ब्रिटिश ना। और आपने अक्सर सुना होगा थैंक्स गिविंग का। हाँ। तो थैंक्स गिविंग की कहानी भी यहीं से स्टार्ट हुई, बिकॉज उनको बेसिकली जो लोग यहाँ से यूरोप से गए थे अमेरिका, उनको थोड़ा मुश्किल हो रही थी वहाँ पे सर्वाइव करना। तो वहाँ पे किसी कबीले के साथ उनकी एक बातचीत हुई थी, उन कबीले ने उनको समझाया था कि भाई इस तरह करना है, इस तरह करना है, यहाँ पे जीने के ये तरीके हैं। अच्छा, तो उन्होंने हेल्प की थी, उसका कोई लिंक है कि थैंक्स गिविंग का। ठीक है, अच्छा, तो मूविंग ऑन टू द स्टोरी। अब मैं आपने बात बोली कि ये जो बैंकिंग का सिस्टम है या सूद वाला, ये साथ में चलता रहा, ग्रो करता रहा। हुआ ये कि एक डायनेस्टी थी हैब्सबर्ग, एक खानदान था। ठीक है, बड़ा मशहूर खानदान था, ऑस्ट्रिया का था। तो एक टाइम पे हैब्सबर्ग की जो आप समझो कि ताकत थी ना, वो इतनी थी कि ऑस्ट्रियन एम्पायर पूरी, लाइक ईस्टर्न यूरोप अच्छा खासा, बैल्कन स्टेट्स, ऑस्ट्रिया खुद सेंट्रल यूरोप के अंदर, स्पेन, और साथ में इटली, और साथ में नेदरलैंड्स, ये सारा एक ही किंगडम के पास था यूरोप में। ठीक है, इसको हैब्सबर्ग किंगडम बोलते थे। और फ्रांस की बहुत जंगें होती थी 1500s के अंदर। फ्रैंको और हैब्सबर्ग जंगें हुई हैं बड़ी मशहूर। इस जंगों के सिलसिले में हुआ ये कि एक तरीके आज़ादी स्टार्ट हो गई। कहाँ पे? नेदरलैंड्स के अंदर। अच्छा, नेदरलैंड्स के अंदर तरीके आज़ादी स्टार्ट हुई, उन्होंने आज़ादी इवेंचुअली हासिल की। 100 साल की उनकी जंग हुई, 80 साल की जंग हुई। इवेंचुअली दे मैनेज टू डिफीट द स्पेनिश एंड द हैब्सबर्ग्स एंड दे मैनेज टू गेट इंडिपेंडेंट। अच्छा, जब वो इंडिपेंडेंट हुए नेदरलैंड्स वाले, डच कॉम जो है, उन्होंने क्या किया, उन्होंने बनाई कश्तियाँ। उन्होंने कश्तियाँ बनाई और उन्होंने पूरी दुनिया में घूमना स्टार्ट कर दिया। उन्होंने मैरी टाइम ट्रेडिंग को और नेवल पावर को अपनी बढ़ाया, इतना बढ़ाया कि उनसे एक टाइम पे उनकी ठीक ठाक नेवल पावर थी। इट वॉज मोर पावरफुल देन इवन ब्रिटेन। ठीक है, अच्छा, ये अब मैं आ गया हूँ 1600 के बाद। अब उनकी जब नेवल पावर बनी ना, तो उन्होंने ये देखा कि भाई डिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो गया उनकी कॉलोनीज़ में, और उनका जो सेंटर है, तो उसकी चक्कर में उन्होंने फ्यूचर ट्रेडिंग का एक इजाद की उस ज़माने में, और पहली स्टॉक एक्सचेंज भी उन्होंने बनाई। ठीक है, और इवन डच ने पहली स्टॉक एक्सचेंज डच ने बनाई। पहली जो कंपनी थी वो बेसिकली डच ईस्ट इंडीज कंपनी थी। हमने तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी याद है ना, इस तरह डच ईस्ट इंडिया कंपनी थी एक, अच्छा, जो उससे पहले बनी थी। ठीक है, और आपको याद होगा कि वो ट्यूलिप की जो बेसिकली
ट्रेडिंग होती थी, हाँ हाँ तो हाँ उसके ऊपर ही बहुत बड़ा बर्बादी हुई। हाँ अच्छा, अब ये सारी फ्यूचर ट्रेडिंग चल रही थी वहाँ पे 1600s के अंदर, और बड़ी स्पेकुलेशन चल रही थी, लोग दुनिया जहाँ से इनको शेयर खरीद रहे हैं, और एक सिस्टम चल रहा है। इवेंचुअली वो बबल था, वो बर्स्ट हो गया और एक रिसेशन आ गया वे बैक इन 1500s, और इसको कहते हैं साउथ सीज बबल। कि साउथ के ठीक है। सी में जितना भी बबल जमा हुआ था, इकोनॉमिक बबल, कि वो प्रोडिक्शन लोग लगा रहे थे ट्यूलिप की प्राइस इतनी जाएगी, यहाँ पे जाएगा, वो बेसिकली ओवर इन्फ्लेट किया हुआ था इसी सऊदी प्रैक्टिसेस की वजह से। ठीक है। ठीक है, और वो बेसिकली वहाँ पे वो सिस्टम बर्बाद हो गया। अब मूविंग ऑन टिल द 20th सेंचुरी, ठीक है ना, टिल द 20th सेंचुरी मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ वाक़ये हैं ऐसे जहाँ पे बैंकों का और सूद का या ऐसे सूदी सिस्टम का या उसको चलाने वालों का एक रोल होता है। नेपोलियनिक वॉर्स में बहुत बड़ा रोल था, ठीक है ना। बिजनेस का, सूद का, ओपियम वॉर्स में बहुत बड़ा रोल था, ठीक है, क्योंकि नेपोलियनिक वॉर्स में इस तरह रोल था कि ब्रिटेन ने बेसिकली एक कॉलोनीज बनाई हुई थी। ब्रिटेन ने फ्रांस को, मैं आ गया हूँ 1757 में, ठीक है। बिफोर द फ्रेंच रेवोल्यूशन। 1757 से 1763 में एक जंग हुई यूरोप के अंदर, उसको कहते हैं 7 years वॉर। कुछ लोग कहते हैं कि ये पहली जंग अजीम थी, ठीक है, क्योंकि ये जंग अजीम दुनिया भर में लड़ी गई। इसमें 2 कैंप्स थे, इसमें ब्रिटेन एंड प्रशिया, ठीक है, वर्सेस फ्रांस, रशिया एंड ऑस्ट्रिया। पर्शिया और ब्रिटिश एक साइड पे थे, वो दोनों प्रोटेस्टेंट थे, और वो बेसिकली फ्रांस का दुश्मन था प्रशिया। ओके। तो हिस्टोरिकली तो फ्रांस ऑस्ट्रिया का दुश्मन होता था, ठीक हाँ। है, बट वो दोनों मिल गए थे प्रशिया के खिलाफ, सही है। क्योंकि प्रशिया में एक किंग आया था, उसको बोलते थे फेडरिक द ग्रेट, नाम सुना होगा। तो फेडरिक द ग्रेट साहब जो आए थे, उन्होंने प्रशिया को रेवोल्यूशनाइज कर दिया था, ठीक है, रेवोल्यूशनाइज कर दिया था। उनकी जो मिलिट्री फोर्स थी वो बहुत टाइट थी, मतलब वो पाकिस्तान वाला सीन था उनका, कि उस वाकई में जैसे पाकिस्तान के बारे में बोलते हैं ना कि पाकिस्तान आर्मी हैज अ कंट्री, ठीक है, इस तरह प्रशियन आर्मी है एट अ कंट्री। अच्छा, वहाँ पे तो वहाँ पे प्रॉपर फौज थी लड़ने वाली, ठीक है ना। तो वो वैसे ऑफिशियल रिलीजन क्या था उस वक्त? पर्शियन प्रोटेस्टेंटिज्म था। अच्छा, इतना ज्यादा? हाँ, वो प्रोटेस्टेंट बन गए थे जर्मन स्टेट्स मेजॉरिटी, अभी भी प्रोटेस्टेंट है वहाँ पे। अभी भी आप यूरोप में देखेंगे प्रोटेस्टेंटिज्म कहाँ पर है, तो आपको नॉर्दर्न यूरोप में मिलेगा, बेल्टिक में मिलेगा, ठीक है। आपको मैं पर्शियन एम्पायर की बात कर रहा हूँ उसमें, नॉट पर्शियन, प्रशिया। अच्छा, प्रशिया जानी, प्रशिया, नॉट पर्शियन। पर्शियन तो ईरानी है, प्रशिया, प्रशिया, ठीक है, प्रशिया, रशिया, प्रशिया, प्रशिया, समझ प्रशिया बेसिकली स्टेट थी। मैं थोड़ा व्यूअर्स के लिए बता दूं, प्रशिया की स्टेट थी, जर्मन स्टेट थी, ताकतवर स्टेट थी। 2-3 सालों के अंदर अंदर टिल 1871 लाइक स्टार्ट हुई थी ये 1700 से। हाउस ऑफ ब्रांडेनबर्ग का खानदान था, ठीक है, उसकी एक स्टेट थी प्रशिया। करते करते जंगों में इन्होंने अपना रोल प्ले करते रहे, इवेंचुअली जर्मनी बन गया 1871 में। ओके। वो किस तरह बना, वो एक अलग पूरी पॉडकास्ट है। अच्छा, जर्मनी किस तरह बना था, अच्छा, ठीक है। और इटली भी पहले एक कंट्री नहीं था, वेनिस, जेनोआ, नेपल्स, फ्लोरेंस, ये स्टेट्स थी, अच्छा, ठीक है। इनकी अपनी अपनी आर्मी थी, अपनी अपनी नेवी थी, अपना सिस्टम था, अपने किंग थे, अपने लॉर्ड्स थे। बाद में ये 1860s के अंदर इटालियन रीयूनिफिकेशन हुई और इटली बन गया। अच्छा, हम कहाँ पे थे स्टोरी में? हम थे 7 years वॉर में। अब 7 years वॉर में क्या हुआ कि फ्रांस की कॉलोनीज थी नॉर्थ अमेरिका में, क्यूबेक वगैरह, कनाडा वगैरह, फ्रांस के पास था। वो ब्रिटिश ने उसको हरा दिया और वहाँ से वो कॉलोनी उससे छीन ली। अच्छा, फ्रांस के पास इंडिया में बहुत कॉलोनीज थी, कर्नाटका पे, और ये कर्नाटिक वॉर्स उसको कहते हैं। तो वहाँ पे भी वो इलाके सारे ब्रिटिश ने फ्रांस से छीन लिए। अच्छा, ब्रिटेन ने एक और काम किया कि 7 years वॉर से तकरीबन 50-60 साल पहले, उसी सदी के अंदर, लाइक 1700s के अंदर, एक और जंग हुई थी, वॉर ऑफ स्पेनिश सक्सेशन, ठीक है। उसके अंदर भी फ्रांस को हराया था और स्पेन को भी ठीक ठाक नुकसान दिया था। अच्छा, वो भी जंग किस वजह से हुई थी? वो बेसिकली हुआ ये था कि जो हैब्सबर्ग जो थे, वही खानदान जो स्पेन, ऑस्ट्रिया, इटली और नीदरलैंड पे कब्जा जिन्होंने जमाया हुआ था, नीदरलैंड उस समय आज़ाद हो गया था, उस खानदान का एक मसला था, वो इंसेस्ट करते थे, भाई बहनों में शादी करते थे। तो उनकी मेजॉरिटी जो बच्चे थे वो अजीब तरीके से पैदा होते थे, वो सही कंडीशन में पैदा नहीं होते थे। हाँ, जेनेटिक उनके बहुत इश्यूज थे। और उनका जो लास्ट बादशाह था वो भी, मतलब एक बड़ा उनका बड़ा मशहूर था, हैब्सबर्ग जॉ, मतलब वो इंसेस्ट कर करके ना उनका सारे बादशाहों का यूरोप भर में मशहूर है, दुनिया भर में, कि इस बंदे का हैब्सबर्ग जॉ है, क्योंकि उनके खास तरीके के उनके डिफेक्टेड हो गए थे। तो उनका जो लास्ट बादशाह था ना, वो मर गया था, ठीक है। अब वो कौन बादशाह बनेगा नया? तो फ्रांस के जो कजन था लुई, जिसको सन किंग बोलते हैं, जो ग्रेटेस्ट किंग था फ्रांस का नेपोलियन से पहले, उसको बोलते थे सन किंग। वो बड़ा पावरफुल था, किंग लुई, हाँ, किंग लुई 14, उसको सन किंग बोलते थे।
अच्छा, उसने क्या किया, उसने अपने किसी अपनी लाइन ऑफ सक्सेशन के अंदर ही एक बंदे को अपॉइंट कर दिया, स्पेन का नया बादशाह। उसके ऊपर भी जंग हुई। अच्छा, ये थी वॉर ऑफ स्पेनिश सक्सेशन, सही है। ठीक है। कुछ अरसे बाद और भी जंग हुई छोटी मोटी, फिर एक और बड़ी जंग हुई, वॉर ऑफ ऑस्ट्रियन सक्सेशन। अच्छा, क्योंकि वहां पे मारिया ट्रीसा जो थी वो क्वीन बनना चाह रही थी, ठीक है। क्योंकि उनका बाप की डेथ हो गई थी। और लॉ ये था कि कभी क्वीन जो है वो लीड नहीं कर सकती, बेटी या बेटा करेगा? हाँ बेटा करेगा, बेटा ही बेटी करेगा, नहीं कर ठीक। सकती, ठीक है, ठीक है। तो ये एक लॉ था, इसके ऊपर ठीक है। फेडरिक द ग्रेट ने जंग की थी ऑस्ट्रिया के साथ, और साइलीसिया का जो सूबा था, जो मेन जर्मनी का था, वो उनसे ले लिया था। अब ये जो बातें हैं तुम टाइमलाइन समझो, अर्ली 1700s में टिल 1711 1712 इस तरह, या 1715, 1700 से 1715 के अंदर पहली जंग हुई बड़ी 1700। ये बहुत इंपॉर्टेंट जंगें हैं, ये सबका लिंक है। ये जंग हुई, इसमें क्या हुआ, इसमें ब्रिटेन जीत गया, ठीक है। और फ्रांस जो है वो उसको बादशाह तो बना दिया स्पेन को, बट बहुत पावरलेस हो गया वो, ठीक है। और जंग बहुत टाइट, बहुत लंबी हुई। और उसमें एक बड़ा अच्छा किरदार था ड्यूक ऑफ मार्लबोरो, वो जनरल था इंग्लैंड का, उसने बड़ी जंगें हराई फ्रांस को, फ्रांस के अंदर जाके। तो वो जंग ब्रिटेन जीत गया। फिर कुछ सालों में और भी जंगें हुई, फ्रांस की, ब्रिटेन की, छोटी मोटी जंगें, पैसिफिक ओशन में नेवल जंगें बहुत हुई, मेजर जंग नहीं हुई। सेकंड राउंड हुआ इनका 1740 1750 के बीच में। वो जो राउंड था उसको कहते थे वॉर ऑफ ऑस्ट्रियन सेसेशन। उसमें क्या हुआ, उसमें मारिया ट्रीसा किंग बना, वो लीड करना चाह रही थी पूरी ऑस्ट्रियन एम्पायर को। फेडरिक द ग्रेट को उससे मसला था, क्योंकि बेसिकली फेडरिक द ग्रेट, प्रशिया हो या ऑस्ट्रिया हो, जो भी हो ना भाई, ये सारे होली रोमन एम्पायर के पार्ट थे उस टाइम। तो सबसे पावरफुल स्टेट ऑस्ट्रिया था उसमें। तो जो ऑस्ट्रिया का जो किंग बनता था वही होली रोमन एम्पायर बनता था, ठीक है। और प्रशिया एक स्टेट थी अलग से। अब वो स्टेट ना लड़ना स्टार्ट हो गई, क्योंकि जो बाकी सारी छोटी मोटी स्टेट्स थी ना, जर्मन स्पीकिंग जो स्टेट्स थी, वो देखती थी भाई किस तरफ करवट जा रही है, वो उस तरह उससे ना मिल जाती थी। तो उनकी जंग स्टार्ट हो गई, प्रशिया और ऑस्ट्रिया की। ऑस्ट्रिया, ठीक है। उनकी जंग स्टार्ट हुई, और वो जंग में प्रशिया जीत गया। किंग था फेडरिक द ग्रेट, और एक सूबा ले गया उनसे, वो बड़ा इंपॉर्टेंट सूबा था, साइलीसिया का सूबा, ठीक है, ठीक है। अच्छा, वो सूबा ले गया। उसके कुछ अरसे बाद एक और जंग हुई, वो थी 7 Years वॉर। तो उसमें जितने पुराने 50 साल के गम और गुस्से जमा थे ना, वो निकले 7 Years वॉर में। 7 Years वॉर के बाद फ्रांस को शिकस्त हुई ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है। ब्रिटेन बिकेम द बिगेस्ट पावर, ठीक है। सबसे ज़्यादा कॉलोनीज ब्रिटेन की, हर चीज़ ब्रिटेन की ज़्यादा। गिब्राल्टर जो है, जिब्राल्टर तारिक, वो भी उन्होंने ले लिया था स्पेन से, और बड़ा जलील करवा दिया था स्पेन को भी, फ्रांस को भी। अच्छा, ये तो कहानी यहाँ पे ख़त्म हो गई। अच्छा, अब हुआ ये कि 7 Years वॉर का बदला लेने के लिए फ्रांस ने अमेरिका को हेल्प की उनकी आज़ादी के चक्कर में, ठीक है। और जब उनको आज़ादी के चक्कर में उन्होंने हेल्प की अमेरिका की, लाइक अमेरिकन रेवोल्यूशन में बहुत बड़ा रोल है फ्रांस का, फ्रांस और स्पेन का, क्योंकि वो 7 Years वॉर हार चुके थे। तो वो फंड कर रहे थे अमेरिकन जो वहाँ कॉलोनीज थी कि उनके खिलाफ जाओ, जंग करो, जो भी करो, उनके अपने मसले थे, वो भी एक अलग पॉडकास्ट है अमेरिकन रेवोल्यूशन के ऊपर। तो इवेंचुअली तो वो जंग जीत गया, अमेरिका आज़ाद हो गया, बट फ्रांस हो गया बैंकरप्ट, ठीक है। अच्छा, फ्रांस हुआ बैंकरप्ट हुआ, और हम आ गए कहाँ पे, 1789 में। अमेरिका कब आज़ाद हुआ, 1777 में, या 1785 में कुछ लोग कहते हैं, ठीक है। 1789 में, ये तो फ्रेंच रेवोल्यूशन वाला टाइम है ना, कनेक्शन बता दिया मैंने आपको, ठीक है। ठीक है। 1789 में फ्रांस में हो गया इनकलाब। अच्छा, इनकलाब हुआ, बहुत गंदा इनकलाब हुआ, और उस इनकलाब में फ्रांस ने कोई 7 जंगें लड़ी हैं, 7 बड़ी जंगें। उसमें वॉर ऑफ फर्स्ट कोलेशन, सेकंड कोलेशन, थर्ड कोलेशन, फोर्थ कोलेशन, फिफ्थ कोलेशन, सिक्स कोलेशन, 7th कोलेशन। अच्छा, वॉर ऑफ फर्स्ट, सेकंड और थर्ड कोलेशन जो थी ना, वो बेसिकली उसको कहते हैं रेवोल्यूशनरी वॉर्स, क्योंकि नेपोलियन साहब जो थे वो उस टाइम एक जनरल थे फ्रेंच आर्मी के अंदर, बट वो सुपर पावर नहीं बने थे अभी फ्रांस के रैंक्स के अंदर। उन्होंने स्टार्ट किया था सीज ऑफ टोलोन से। टोलोन का एक छोटा सा एक फ्रांस के जनूब में, साउथ में छोटा सा एक सिटी है टोलोन, वहाँ पे ब्रिटिश ने और बाकी फोर्सेस ने कैप्चर कर लिया था। क्योंकि हुआ ये था कि जब फ्रांस में इनकलाब आया था ना, तो पूरा यूरोप फ्रांस के खिलाफ हो गया था, बिकॉज उन्होंने अपने किंग और क्वीन को तो सर काट दिया था। हाँ। अब पूरे यूरोप में तो बादशाह है, तो सारे बादशाह डर गए थे कि इनकलाब जो है हमारे पास ट्रांसफर हो जाएगा। अब उसके चक्कर में पहले तो फ्रेंच रेवोल्यूशनरी वॉर्स हुई, 3 जंगें हुई बड़ी वाली, पूरा यूरोप वर्सेस फ्रांस अकेला,
फ्रांस जीत गया, फिर दोबारा जीत गया, फिर दोबारा जीत गया। तीसरी जंग के बीच में नेपोलियन साहब आ गए पावर में। उसके बाद उन्होंने ठीक ठाक बैंड बजाई है सबकी। मतलब ये समझो कि एक टाइम पे स्पेन से लेके रशिया तक, लाइक मैड्रिड टू मॉस्को, नेपोलियन का कंट्रोल था। ठीक है, नेपोलियन को कहते थे ये हाथी है, और जो ब्रिटेन है वो एक वेल है, ना वो पानी में जा सकता है और ना वो ज़मीन पे आ सकती है। तो ये डेडलॉक बना हुआ था। ठीक है, अब मैं थोड़ी आपको हिस्ट्री मैंने बहुत बता दी, मुद्दे पे आते हैं। अब इंग्लैंड को ना या ब्रिटेन को उन्होंने किया उस टाइम किया प्रोपेगेंडा, और उन्होंने बोला ये दजाल है। अच्छा, हाँ, उन्होंने बोला या आप अभी जाके सर्च करो कि ब्रिटिश प्रोपेगेंडा अगेंस्ट नेपोलियन, उन्होंने बोला ये एंटी क्राइस्ट है, दजाल भी, हमारी जबान में तो दजाल। अच्छा, ठीक है, उन्होंने उन्होंने बोला ये दजाल है भाई, ये पागल है और ये सबको बर्बाद कर देगा। क्योंकि उसके जो लॉस थे, उसका जो तरीका था कि भाई मतलब फ्रीडम है और लिबर्टी और ये सारे आइडियाज नेपोलियन साहब लेकर आए। आर्मी को बहुत उसने मुनज़्ज़म किया। आर्मी का सिस्टम जो हम कहते हैं कोर कमांडर, पेशावर कोर कमांडर, ये सारे कोर जो हैं, ये पूरा सिस्टम नेपोलियन की वो है। पासपोर्ट नेपोलियन ने बनाया है। नेपोलियन ने चेंज कर दी दुनिया ना। मेरा तो भाई नंबर 1 है नेपोलियन। अगर हिस्ट्री बॉर्डर्स खुले होते थे, हाँ, तो ये नेपोलियन साहब की वो है पूरी, मतलब सारे उनकी अकम्पलिशमेंट्स है। नेपोलियन के ऊपर एक अलग पूरी पॉडकास्ट रहेगी, मैं आगे लेके जाता हूँ कहानी। अब नेपोलियन को हराने के लिए ब्रिटेन को क्या चाहिए था? पैसा। एग्जैक्टली। पैसा कहाँ से आएगा? रॉथस्चाइल्ड से आएगा, जबरदस्त, यहूदियों से आएगा। उन्होंने दिया ब्रिटिश गवर्नमेंट को पैसा, और उन्होंने दिया मंड के पैसा। ठीक है, मंड के पैसा दिया, ब्रिटिश गवर्नमेंट उनके कंट्रोल में जाती रही। ब्रिटिश गवर्नमेंट या ब्रिटिश एम्पायर बैंकर्स चलाते थे। एक वक्त ऐसा है कि बैंकर्स कंट्रोल हो गया। ठीक है, इंडेप्टेड हो गई थी, क्राउन डेट में था, और उन्होंने कंट्रोल संभालना शुरू कर दिया। ठीक है, अच्छा, उन्होंने जब कंट्रोल संभालना शुरू कर दिया ना, तो इवेंचुअली एक टाइम आया कि नेपोलियन साहब अपनी कुछ गलतियों की वजह से वो हार गए। उन्होंने रशिया पर अटैक कर दिया, 6.5 लाख की फौज लेकर चले गए बर्फ के अंदर, 25,000 लोग वापस आए। ठीक है, वो सारे मर गए। अच्छा, उसके बाद उन्होंने जो अपना एलाय था स्पेन, उस पर अटैक कर दिया कि भाई यहाँ का जो किंग है अजीब सा है, मैं अपना भाई लगा रहा हूँ। तो दो उसने भंड मार दिए। स्पेन में जो स्पेनिश अवाम थी, उन्होंने ब्रिटिश दुश्मन के साथ मिलके और पोर्चुगीज ने, तीनों ने मिलके गुरिल्ला वॉरफेयर स्टार्ट कर दी और उनको हरा दिया। क्या बोलते हैं, फ्रेंच को हरा दिया, और फ्रांस को बेसिकली स्पेन वापस धकेल दिया, स्पेन फ्रांस की तरफ, फ्रेंच फोर्सेस को स्पेन के बॉर्डर से वहाँ निकाल दिया। और इस तरह घेरा तक होता रहा, वहाँ से रशिया आता रहा। फिर बीच में जो प्रशिया था, जो 1807 में हारा था, ऑस्ट्रिया जो 1809 में भी हार चुका था, 1805 में भी हार चुका था, वो सारे वापस अगेंस्ट हो गए, और सब ने मिलके एक फाइनल बैटल हुई नेपोलियन के साथ। लोग तो कहते हैं नेपोलियन बैटल ऑफ वाटरलू कैसे हारा है। वाटरलू तो बाद में हुई, पहले एक और जंग हुई थी, उसका नाम था द बैटल ऑफ नेशंस। ठीक है, या द बैटल ऑफ नेशंस या बैटल ऑफ लाइप्जिग। तो वो जो जंग हुई थी ना, बैटल ऑफ नेशंस और बैटल ऑफ लाइप्जिग, उसमें पूरा यूरोप था बेसिकली। उसमें फ्रांस के साथ कुछ जर्मन स्टेट्स थी, ठीक है, वर्सेस इंटायर यूरोप। उसमें ब्रिटिश, प्रशियन, ऑस्ट्रियन, रशियन और भी बहुत सारे जो थे, वो भी सारे घुस चुके थे, जो छोटी मोटी स्टेट्स थी उस ज़माने में। अच्छा, ये नेपोलियन ने भाई साहब ये जंग हार गए। ये जंग वो हारे। इवेंचुअली ही वेंट बैक टू फ्रांस, और उन्होंने एब्डिकेट किया थ्रोन। वो गए छोटे से आइलैंड के ऊपर, उनको डाल दिया मेडिटेरियन के अंदर। वहाँ से वो भाग गए, दोबारा फ्रांस गए, 100 दिन का इंकलाब किया, दोबारा से फोर्सेस जमा की, बिकॉज पॉपुलर तो बहुत था। ठीक है, वो बहुत पॉपुलर था, इतना पॉपुलर था, मैं सोच है। अच्छा, वो कोई फ्रेंच आवाम तो मरती थी इसके ऊपर। तो वो गया, उसने वहाँ पे जो फौज उसको पकड़ने गई थी, कोई बादशाह दोबारा आ गई थी ना, उसी बादशाही ख़ानदान में से नया किंग बना दिया था यूरोप ने, फ्रांस का। तो उसी बादशाह ने एक फ़ौज भेजी, नेपोलियन का ही जनरल था, उसको भेजा कैप्चर करने के लिए। तो जनरल को कैप्चर करने गया, साथ मिल गया उसके, और उन्होंने वापस क्राउन को पकड़ा, और बादशाह वहाँ से भाग गया। और फिर हुई बैटल ऑफ वाटरलू। अब जब बैटल ऑफ वाटरलू हुई ना भाई, तो बैटल ऑफ वाटरलू जब ख़त्म हुई और जब ब्रिटिश जीत गया। अच्छा, ब्रिटिश भी लोग बड़ा क्रेडिट लेते हैं जंग का, नहीं, ये जंग जीते थे प्रशियंस की वजह से, बिकॉज रेशियो बहुत आउट हो गया था। क्योंकि सुबह जंग स्टार्ट हुई थी, सुबह के टाइम, दोपहर के टाइम जंग स्टार्ट हुई थी, शाम तक वो नेपोलियन जंग ख़त्म नहीं कर पाया, ब्रिटिश को ख़त्म नहीं कर पाया। ठीक है, तो 4:30-5 बजे के टाइम प्रशियन फौज आ गई थी पीछे से,
ओ तो वो सैंडविच हो गया, उसने भाग गया वहाँ से, ठीक है। तो वो जंग हार गया। वो जंग हारा, उसके बाद तो नेपोलियन ख़त्म ही हो गया। उसको अटलांटिक ओशन के छोटे से आइलैंड सेंट हेलेना पे डाल दिया उसको, और वहीं पे उसके इंतकाल हुआ। फूड पॉइजनिंग कराई उसको, ब्रिटिश ने उसको खाने में जहर दिया, स्लो पॉइजन किया। 1821 में नेपोलियन साहब चल बसे। अच्छा, अब बैटल ऑफ वाटरलू कोई हुई 1815 में। बैटल ऑफ वाटरलू जब हुई ना, तो उसमें क्या हुआ कि उस जंग में जैसी वो ख़त्म हुई ना, तो उसकी खबर जो है ना, पहले एक बंदे ने, एक बैंकर था, उसने बोला कि जंग इंग्लैंड हार गया है। ठीक है, स्टॉक मार्केट हो गई कोलैप्स, क्योंकि उस ज़माने में टेलीफोन तो था नहीं, ठीक है। टाइम लगता था खबर पहुंचने में। उसने क्या किया, पूरी स्टॉक मार्केट बाय कर दी। उसके बाद उसने जब खबर पहुंची कि वो इंग्लैंड जीत गया है, हाँ, वो शेयर प्राइस उठ गई। तो यहूदियों ने, यहूदी बोले, ज्यूज बोले, बैंकर्स बोले, एक ही बात है, ज़ायनिस्ट बोले, व्हाटएवर ठीक है, जो भी ठीक है, है। ज़ायनिस्ट बोलते हैं। इन्होंने इंग्लैंड को बेसिकली अपना बिच बना दी, सॉरी फॉर माई लैंग्वेज, बट इंग्लैंड वाज लिटरली ज़ायनिस्ट बिच, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। उनकी और ये बैंकिंग, बात है और ये बात है 1815 की। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ, बैंकिंग निज़ाम तो ताकतवर होता जा रहा था, होता जा रहा था, होता जा रहा था, बट बैंकिंग का निज़ाम या बैंकारी निज़ाम जो है, वो दुनिया को कंट्रोल नहीं कर रहा था, उस पर भी टाइम था। ठीक है। अच्छा, 1815 से 1914 तक, ये जो 100 साल का टाइम है, 99 साल जो है, इसको कहते हैं पैक्स ब्रिटानिका। पैक्स ब्रिटानिका मतलब कि ब्रिटेन पीस, ये ब्रिटेन का पीस है, और ब्रिटेन इस 100 साल में अनडिस्प्यूटेड बाप था दुनिया का। अच्छा, सबसे बड़ी नेवी, ठीक है। इनका रेशो था कि नेक्स्ट जो दो सुपर पावर होंगी, उनकी नेवी के बराबर हमारी नेवी होनी चाहिए। ओ तो उनका रेशो था 2:1 का। तो उनकी सबसे बड़ी नेवी, ठीक है, नॉर्थ अमेरिका में कॉलोनीज, इंडिया में कॉलोनीज, हर जगह कॉलोनीज। और मज़े की बात है, लेट 1800s में जाके, क्योंकि एक बड़ी अनोखी बात हुई कि फ्रांस और ब्रिटेन जो कुत्ते की तरह 1000 साल से आपस में लड़ रहे थे, 1066 से लेके जब इंग्लैंड फतह किया था नॉर्मन फ्रेंच ने, तो उस ज़माने से लेके 1850s तक ना ब्रिटेन और फ्रांस आपस में लड़ रहे थे। लेकिन हुआ ये कि 1850s के अंदर एक और जंग हुई, क्राइमियन वॉर। उसमें रशियन जो थे वर्सेस फ्रेंच, ऑटोमन टर्क्स एंड ब्रिटिश, वो तीन एक साइड पे थे, रशिया अकेला था। तो रशिया ने क्राइमिया पे अटैक किया था, और ब्रिटेन को डर था कि भाई रशिया जो है वो हमारा अगला राइवल है। वो रशियन एम्पायर बढ़ती जा रही थी, साइज में बढ़ती जा रही थी। वो फिर आपने ग्रेट गेम की भी कहानी सुनी है, जिसकी वजह से अफगानिस्तान पे अटैक किया था ब्रिटेन ने, कैसे बड़े रशिया हम वहाँ पकड़ लें। बिल्कुल, तो वो भी सारी ये सब चीज़ें 1800s में हुई हैं। ठीक है। अच्छा, ये मैंने आपको थोड़ा कनेक्शन बना दिया, सही है, टाइमलाइन बैठ गया। अब आते हैं मेन मुद्दे पे। अब आ गई 19th सेंचुरी। अब 19th सेंचुरी में क्या हुआ कि 19th सेंचुरी में अगर हम देखें, बेसिकली 20th सेंचुरी जो है, बेसिकली 20th सेंचुरी से 50-60 साल पहले, अब हम यहाँ तो हमने यूरोप वगैरह कवर कर लिया, ब्रिटेन का मैंने आपको बता दिया। अच्छा, अब हुआ ये कि अमेरिका की तरफ आते हैं। अमेरिका कहाँ था उस टाइम? अमेरिका तो आज़ाद हुआ था 1777 में। ऐसे ही शुरू में तो अमेरिका ऐसा ऐसा बढ़ता रहा, अपने वेस्ट बॉर्डर की तरफ जाता रहा, और जो इलाके हैं वो कैप्चर करता रहा। जैसे लुजियाना है, जो अमेरिका का पूरा सेंट्रल पार्ट है ना, अमेरिका सेंटर में जो बहुत बड़ा स्टेट थी लुजियाना, अब तो खैर बहुत सारी स्टेट्स बन गई हैं, बट वो पहले पूरा पार्ट को, उस पूरे इलाके को लुजियाना बोलते थे। वो फ्रांस के पास था, वो नेपोलियन ने अमेरिका को बेच दिया था, क्योंकि उसको जंग के लिए पैसे चाहिए थे ब्रिटिश के खिलाफ। अच्छा, 1812 के अंदर। उसी चक्कर में अमेरिका जो था वो फ्रांस के साथ मिल के ब्रिटिश के खिलाफ जंग कर रहा था 1812 में, और व्हाइट हाउस भी जलाया था ब्रिटिश ने। अच्छा। 1812 में दोबारा जंग हो गई थी ब्रिटिश की, और व्हाइट हाउस जला है, ब्रिटिश ने जलाया है, ठीक है, क्योंकि ब्रिटिश ने इनको आज़ाद तो करा दिया था अमेरिका को, बट अभी अपने पास ही रखा हुआ था। उनके सारे ट्रेड वेड उनके कंट्रोल में था, किससे ट्रेड करोगे, किससे ट्रेड नहीं करोगे। अमेरिका चाहता मैं खुद ट्रेड करूँ, फ्रांस नहीं, ऐसा कुछ नहीं चलने वाला। उसके ऊपर जंग हुई थी, और अमेरिका का वो स्टेलमेट ही था बेसिकली, कोई जो जीता नहीं था, पर व्हाइट हाउस जला था। अच्छा। और ब्रिटिश ने जलवाया था। अच्छा, ब्रिटिश फौज गई थी वहाँ पे। अब नॉर्थ ऊपर बैठा हुआ है ब्रिटिश कनाडा में, नीचे अमेरिका है, 13 स्टेट्स ऐसा ऐसा नई नई स्टेट्स एक्वायर कर रही हैं, मैक्सिको से झगड़े कर रही हैं, यू नो व्हाटएवर। लेकिन ब्रेकिंग पॉइंट आया अमेरिकन सिविल वॉर। अमेरिकन सिविल वॉर भी 1850s में हुई, जब क्राइमियन वॉर चल रही थी, और उसमें फिर अमेरिका अपना एक कोई
स्लेवरी का मसला था, नॉर्थ वर्सेस साउथ का मसला था। उस मसले से निकलते निकलते अमेरिका तरक्की करता रहा। अच्छा, अब अमेरिका में मसला ये था उस टाइम कि अमेरिका में एक सेंट्रल बैंक नहीं था। अमेरिका में बहुत सारे बैंक थे 1800s के अंदर। ठीक है। हर बैंक की अपनी करेंसी थी, ठीक है ना। और हर बैंक कुछ अरसे बाद जो है वो बेसिकली रोड पे आ जाता था और लोगों की सेविंग भी साथ लेकर डूबता था। हाँ। अब हुआ ये कि मुख्तलिफ किस्म के बड़े बड़े रिसेशन आए। 1893 में भी आया, 1871 में भी आया, मुख्तलिफ रिसेशन आए बड़े बड़े डेट्स में। मैं बल्कि मैं काम करता हूँ, मैं वो डेट्स निकाल लेता हूँ कि जो 1800 ने, एक सेकंड दे मुझे। ये बात है 19th सेंचुरी यानी 1870s की, 1890s की। हाँ, एक सेकंड जानी, मैं कहाँ चला गया। मैंने ना वो डेट निकाली हुई थी कि वो, ये डेट बड़ी इंपॉर्टेंट है कि किस किस टाइम पे ये वो हुई थी। अच्छा, अमेरिका में ना क्योंकि एक बैंक था नहीं, सेंट्रल बैंक था नहीं, कोई ख़ास सिस्टम था नहीं, तो 1873, 1893, 1901, 1907 में 4 बड़े मार्केट क्रैशेस आए। ठीक है। अच्छा, 1907 में जब मार्केट क्रैश आया ना तो अमेरिकी इकॉनमी बड़ा मतलब ख़राब हो गई, ख़राब सिचुएशन हो गई वहाँ पे अमेरिका में। तो एक भाई साहब आए, भाई साहब का नाम था JP मॉर्गन, ठीक है ना। उसने अमेरिका को बेल आउट किया, पूरे अमेरिका को बेल आउट किया एक बंदे ने। और ये JP मॉर्गन ये बैंकर था, जियो था, वो बैंकर था। और उसने क्या किया, पूरे अमेरिका को बेल आउट किया। अब अमेरिका को जब बेल आउट किया तो कांग्रेस में जो लोग बैठे हुए थे वो डर गए, भाई क्या भला है, ये तो पूरे मुल्क का बाप बन रहा है। हाँ। तो उन्होंने बोला हमें फेडरल रिजर्व बनाना चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब फेडरल रिजर्व बना 1913 में, बट हुआ ये कि 1912 में एक शिप चली टाइटैनिक के नाम से। उस शिप के अंदर उस ज़माने के बड़े बड़े जो अमीर लोग थे वो गए उसमें, और उस शिप में 3 लोग ऐसे थे, 4 लोग ऐसे थे जो खिलाफ थे एक सेंट्रल बैंक बनने के। ये शिप जो थी ये स्टारलाइन कंपनी की शिप थी जिसका नाम था टाइटैनिक, ठीक है। और वो कंपनी किसकी थी, JP मॉर्गन की। JP मॉर्गन चाह रहा था कि ऐसा बैंक बने जिसमें उसका कंट्रोल हो, उसकी पॉलिसी हो, वही जायनेस एजेंडा हो। ये 4 लोग जो थे वो उसके खिलाफ थे। उन लोगों का नाम जो है वो मैं दे देता हूँ आपको मैं। अच्छा, उस लोगों के नाम में कौन कौन था, एक सेकेंड। अजीब। उसमें था बेंजामिन गुगनहाइम, हम्म, जॉन जेकब एस्टर फोर हम्म। एंड इसिडोर स्ट्रॉस। ये 3 बंदे थे जो के खिलाफ थे और बड़े इस तरफ एक्सट्रीमली वेल्दी थे। हाँ। ये वो टाइम है जब जॉन डी रॉकफेलर स्टैंडर्ड ऑयल चलाता था। ये वो टाइम है जब कार्नेगी मेलन होता था। ये वो टाइम है जब JP मॉर्गन होता था। ये वो वाला ठीक टाइम है, ये वो वाले बिलियनर्स हैं, लेट 19th सेंचुरी अर्ली 20th सेंचुरी वाले। समझ गया। अच्छा, अब हुआ ये कि वो 3 बंदे या 4 बंदे खिलाफ थे, वो भी शिप में थे। JP मॉर्गन ने लास्ट मोमेंट अपनी शिप कैंसिल की, टिकट कैंसिल किया, वो शिप में वरना गए। वो था उस शिप में पहले, हाँ, उसको एग्जैक्टली, जाना था। हाँ, वो शिप डूब गई, वो दो भी साथ डूब गए। और अगले साल जेकल आइलैंड, एक छोटी सी जगह है, आइलैंड है जेकल आइलैंड, वहाँ पे कुछ बैंकर्स गए, कुछ कांग्रेस के मेंबर्स गए, JP मॉर्गन के कुछ लोग गए। उन्होंने सीक्रेट मीटिंग की, प्रेस में बताया हम जा रहे हैं हॉलीडेज पे या डक हंटिंग पे। ठीक है। उन्होंने जाके मीटिंग की वहाँ पे। फेडरल रिजर्व एक्ट जो है क्रिसमस के टाइम पास करा दिया, जब आधी कांग्रेस जो थी वो छुट्टियों पे गई हुई थी, और फेडरल रिजर्व उन्होंने बना दिया। अच्छा, जब फेडरल रिजर्व बना तो उसके बाद मल्टीपल पावर्स थी। एक तो डॉलर से वो प्रिंट कर सकता था, वही प्रिंट करेंगे, इंटरेस्ट रेट वो सेट करता, ठीक है। इकोनॉमी को बेल आउट वो करता, ठीक है। स्टेबल वो करता। अच्छा, फेडरल रिजर्व बन गया 1913 में। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद हुआ धमाधम मस्त कलंदर। उसके बाद हुई फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हाँ। 1914 में, अगले साल, ठीक है। 1914 में जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में 3 वर्सेस 3 का मसला था। ऑटोमन एंड जर्मन्स एंड ऑस्ट्रियंस वर्सेस ब्रिटेन, फ्रेंच एंड रशियंस। हाँ, ठीक है। इटालियन जो था वो जर्मन्स के साथ था, लेकिन उन्होंने बोला कि भाई हम लोग जो है आपको अभी ज्वाइन नहीं करेंगे, अगर आप पे अटैक हुआ तो हम आपके साथ हैं, अगर आपने किसी पे अटैक किया हम आपके साथ नहीं है। तो इटली जो था वो बेसिकली थोड़ा अजीब गेम कर रहा था, वो बाद में स्विच भी हो गया था। तो 2 पावर्स थी, ट्रिपल एंटॉन्ट, फ्रांस, ब्रिटेन एंड रशिया वर्सेस एक्सेस पावर्स, जर्मनी, ऑस्ट्रियन हंगेरियन एम्पायर एंड ऑटोमन एम्पायर, ठीक है। तो इस चीज़ आपने इस चीज़ में देख ली कि एम्पायर वर्सेस एम्पायर थी। तो ये 6 एम्पायर्स थी जिनका 3 वर्सेस 3 का जंग करा दी। हाँ। 3 वर्सेस 3 की जंग कराई। अच्छा, जंग किसने करवाई, जंग किस तरह हुई, क्या पर्पस था, उसकी बहुत लंबी स्टोरी है। जंग हो गई इवेंचुअली, जंग हुई, ऑस्ट्रियन हंगेरियन एम्पायर खत्म। अच्छा। ऑस्ट्रेलियन हंगेरियन एम्पायर खत्म
क्योंकि यहूदी जो थे या ज़ायनिस्ट थे, वो तो नेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट तो वैसे भी लेकर आ चुके थे लास्ट सेंचुरी में 1800s के अंदर, जब उन्होंने 1860s में इटली बनाया था और 1871 में जर्मनी बना दिया था। ठीक है, उन्होंने नेशनल एम्पायर को तोड़ना स्टार्ट कर दिया था। यानी कि वो जो जर्मन था वो जर्मन एम्पायर बन गया था, क्योंकि उनकी अफ्रीका में भी कॉलोनीज हो गई थी। सॉरी, एक बात मैं मिस कर गया, थोड़ा मैं रिफ्रेश कर देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो लोगों को। 1907 में रिसेशन आया, जेबी मॉर्गन आया, उसने बचाया। 1912 में वो डूबी टाइटैनिक। 1913 में फेडरल रिजर्व बना। 1940 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुई। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो स्टार्ट हुई 1914 में, उसको फिलहाल यहाँ रोको। और पिछली सेंचुरी में देखो 2 बड़े इवेंट हुए थे। जर्मन एम्पायर बन गया था, लाइक प्रशिया था, प्रशिया वो जर्मनी बन गया था, जर्मन एम्पायर, जर्मन कन्फेडरेशन, फिर जर्मन एम्पायर बन गया था बड़ा वाला। ठीक है, तो जर्मन एम्पायर जो था उसकी पहले यूरोप में एक जगह बन गई थी अच्छी खासी, सारी जर्मन स्टेट्स ने उसको ज्वाइन करना स्टार्ट कर दिया था। ठीक ठाक उसका रकबा हो गया था, फ्रांस के बराबर का हो गया था जर्मनी। अच्छा। जर्मनी एक्चुअल बहुत बड़ा था, ये पोलैंड भी जर्मनी का पार्ट था। अच्छा, ठीक है। फिर क्या हुआ कि जर्मनी पावर में आ गया, इटली को आज़ाद करवा दिया, इटली आज़ाद हो गया, नेशनलिस्टिक मूवमेंट हो गई, नेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट यहाँ से आया। अब नेशंस बनानी है। एग्जैक्टली 1890s के अंदर ना एक मुआहदा हुआ सारी यूरोपियन पावर्स का कि अफ्रीका को ना बांटते हैं आपस में। अच्छा, तो अफ्रीका को सबने बांट दिया। ब्रिटेन भी कॉलोनी बनाए, ब्रिटेन ने भी कॉलोनी बनाई, फ्रांस ने भी कॉलोनी बनाई, इटली ने भी बनाई, जर्मनी ने भी कुछ कॉलोनी बनाई, और छोटी मोटी कॉलोनीज और भी कंट्रीज ने बनाई। तो अफ्रीका तो उन्होंने बेसिकली वो उड़ा दिया, सारा कैप्चर कर लिया। उसके बाद जर्मनी ने कुछ और कॉलोनीज बनाई पैसिफिक ओशन के अंदर। जर्मन समोआ आइलैंड था, इस तरह मुख्तलिफ छोटे मोटे आइलैंड से भी जर्मनी ने कैप्चर किया। डच ईस्ट इंडिया बोलते हैं, या फिर ईस्ट वो बोलते हैं, आप क्या बोलते हैं, साउथ ईस्ट एशिया बोलते हैं। तो वहाँ पे भी जर्मनी की कॉलोनीज थी। अच्छा, बिफोर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। अच्छा, अब वापस हम फर्स्ट वर्ल्ड वॉर पे आ जाते हैं। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में 6 एम्पायर्स थी। एजेंडा क्या था ज़ायनिस्ट का? एम्पायर तोड़ो। ठीक है, एम्पायर तोड़नी है भाई। ऑस्ट्रियन हंगेरी ने एम्पायर तोड़ी, सर्बिया, क्रोएशिया, रोमेनिया, बुल्गारिया, बाद में बोस्निया हो गया, पहले यूगोस्लाविया बना, वो भी टूट गया। अच्छा, फिर ऑस्ट्रिया अलग से हो गया, छोटा सा हंगरी अलग से हो गया, पूरी एम्पायर तोड़ दी। फिर ऑटोमन एम्पायर तोड़ी। ठीक है, ऑटोमन एम्पायर तोड़ी, टर्की अलग किया। उसके अलावा सीरिया, इराक, ईरान का थोड़ा सा पार्ट, जॉर्डन, उसके सऊदी अरब, मुख्तलिफ कंट्रीज। वो बालफोर डिक्लेरेशन भी 1917 में आई, वो तो हम उसके ऊपर आएंगे। तो जब जंग ख़त्म हुई ना, अच्छा जर्मनी पार्ट भी टूट गई, बाय द वे। जर्मनी से पोलैंड अलग कर दिया, और जर्मनी से जो उसने सूबे फ्रांस से कैप्चर किए हुए थे 1871 में, जब फ्रांस को हराया था बहुत गंदा, तो वो सूबे भी वापस फ्रांस को दे दिए, और सारी पेनल्टी जर्मन्स पे डाल दी कि भाई 3 से जंग हुई है। अब आते हैं मेन मुद्दे पे। जब जंग डाली, जब सारा इल्ज़ाम जर्मनी में डाल दिया, तो जर्मनी के बड़े बुरे हालात थे। तो गैस करो जर्मनी की हेल्प करने कौन आया? अमेरिका आया। अमेरिका आया मदद करने जर्मनी की आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। और उन्होंने, IBM ने, स्टैंडर्ड ऑयल ने, जनरल मोटर्स ने, कोका कोला ने, ये सारी बड़ी जो कंपनीज थी, उन्होंने जर्मनी में इन्वेस्टमेंट की, ठीक ठाक इन्वेस्टमेंट की। ठीक है, जर्मनी में एक रिपब्लिक हो गई थी। वहाँ पे जर्मनी ने बेसिकली वहाँ पे समझो कि इन्वेस्टमेंट करते रहे, और जर्मनी इकॉनमी को उठा दिया। क्यों? क्योंकि जब जंग ख़त्म हो गई थी और जर्मनी के ऊपर सारा एग्ज़ाम आ गया था, तो एक बड़ा फैक्टर था, वो ये था कि जो आप अपने आप से पूछ रहे होगे, जंग का पैसा किसने दिया? हाँ, जंग का पैसा दिया अमेरिका ने, इस पूरी जंग का। हाँ, तो पूरे यूरोप ने अमेरिका को पैसे देने थे, बट जर्मनी ने यूरोप को पैसे देने थे। अच्छा, तो उन्होंने जर्मनी को बढ़ाया, जर्मनी ने ब्रिटेन फ्रांस को पैसे दिए, वो पैसे वापस अमेरिका के पास गए। तो ये चेन बनी, जैसे बैंकरों ने मंड के पैसा कमाया। ठीक है, मंड के पैसा कमाया, क्योंकि जर्मनी को फाइनेंस करने वाले वो बैंकर्स थे। हाँ, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। ठीक है, उनको उन्होंने पैसा खिलाया मंड के। ठीक है भाई, कि यार पैसा आप खिलाओ, और आप इंडस्ट्री बनाओ, एम्प्लॉयमेंट रखो, ये करो वो करो। तो जर्मनी इकॉनमी इंप्रूव होना स्टार्ट हो गई। बट वो सब फेक था, वो सब पैसा प्रिंट होता जा रहा था, जो फेडरल रिजर्व प्रिंट किया जा रहा था, जिसकी वजह से वो इन्फ्लेशन इतनी आसमान पे पहुंच गई। एग्जैक्टली। उसके बाद क्या हुआ था? 1920 के बाद क्या हुआ था?
ग्रेट डिप्रेशन आया बिल्कुल। एग्जैक्टली हाँ। तो ग्रेट डिप्रेशन आने से ना पहले पहले जर्मनी बिल्कुल ठीक ठाक चल रहा था। हाँ हुआ ये, इतना नोट छाप चुका था हाँ फेडरल रिजर्व कि स्टॉक मार्केट हीटअप होना स्टार्ट हो गई। उसको कूल डाउन करने के लिए उसने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिए। उसने जब इंटरेस्ट रेट बढ़ाए तो जर्मनी में मनी सप्लाई खत्म हो गई और जर्मनी दोबारा जमीन पे आ गया। ठीक है, अब जब जमीन पे आया तो बैंकर्स को पैसा मिलना बंद हो गया, कंपनी को पैसा मिलना बंद हो गया। हाँ, तो फिर उन्होंने एक और बंदे को लॉन्च किया, हिटलर। सही है। हिटलर ने बोला मैं आऊं पावर में और मैं आपको आपका लोन के पैसे वापस देता हूँ। हिटलर आया, उसने पावर दी, यहूदियों को टारगेट बनाया, जो भी किया, और उसके बाद जाके उसने जर्मन का कंट्रोल संभाला। ये पूरी कहानी है। अच्छा, सही हाँ, है। ठीक है। अब हिटलर के बाद सेकंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गई। आपको सब पता है 1933 में नाजी पार्टी इलेक्शन जीती। ठीक है, आहिस्ता सा एक एक करके जर्मनी सारी शर्तें तो था ना जो ट्रीटी ऑफ वर्साइल में से साइन की थी कि मैं अच्छा बच्चा बनूंगा, मैं 1 लाख की फौज रखूंगा, मेरी सबमरीन नहीं होगी, मैं नेवी बड़ी नहीं कर सकता, मैं आर्मी में ये चीज़ें नहीं होंगी, मेरी एयरफोर्स नहीं होगी, मैं सारे पैसे वापस करूंगा। वो एक एक करके सारी जो चीज़ें थी वो उससे तोड़ना स्टार्ट कर दी। इवेंचुअली लीग ऑफ नेशंस जो था उस जमाने का, यूनाइटेड नेशंस, उसे इस्तीफा दे दिया हिटलर ने, और इटली ने भी इस्तीफा दे दिया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर की बात कर रहा हूँ। अच्छा, और ये जो शर्तें तोड़ा था जर्मनी तोड़ा था, सिवाय इटली भी तोड़ी, बहुत सारे कंट्रीज से तोड़ी। तो लीग ऑफ नेशन ऐसी बड़ी कमजोर थी बिकॉज सबसे बड़ी जो पावर थी अमेरिका, उसका पार्टी नहीं थी। अच्छा, अब यहाँ तक मैंने आपको बता दी। अब इसमें एक और साथ में एक अल्टरनेटिव एक और एंडिंग चल रही है। एक और साथ में जो कहानी चल रही है लाइक फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से लेके लाइक 1914 से 1933 तक, हिटलर के 1914 एक जंग के स्टार्ट होने से हिटलर के आने तक मैंने आपको बता दिया जर्मनी में क्या चल रहा था। ठीक है, और यूरोप में क्या चल रहा था, बैंकर क्या कर रहे थे। इसी टाइम पे अमेरिका क्या चल रहा था। भाई अमेरिका चिल कर रहा था, अमेरिका पैसे बना रहा था, अमेरिका सामान बेच रहा था, अमेरिका असला बेच रहा था, अमेरिका फूड के टिन्स दे रहा था, गोलियां दे रहा था, बंदूकें दे रहा था, ऑयल दे रहा था, रॉ मटेरियल दे रहा था, कपड़े दे रहा था, दवाइयाँ दे रहा था, हर कुछ चाहिए जग में जो चीज़ चाहिए होती है, हर चीज़ अमेरिका सप्लाई कर रहा था। अच्छा, अमेरिका सप्लाई किया जा रहा है, ब्रिटेन और फ्रांस और बाकी जो पावर्स है वो लिए जा रहे हैं। अच्छा, अब एक टाइम आ गया कि उन्होंने भी इतने नोट छाप लिए थे जंग में, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में यूरोप ने, अमेरिका जंग से बाहर था क्योंकि इनक्वालिटी भी एल लगना स्टार्ट हो गए। जब वो बर्बाद होना स्टार्ट हुई तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अमेरिका को गोल्ड देना स्टार्ट कर दिया, और अमेरिका के पास गोल्ड आता रहा। खरीद रहे थे वो, नहीं गोल्ड दे रहे थे कि गोल्ड लो, हमें खाने के वो दे दो, हमारी करेंसी की वैल्यू खत्म हो रही है, इतना छाप लिया हमने। ठीक है, तो उन्होंने गोल्ड देना स्टार्ट कर दिया। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद अमेरिका के पास ठीक ठाक 1% ऑफ गोल्ड आ गया, लेकिन उसको चेस्ट नहीं आई ज़ायनिस्ट को। ठीक है, उन्होंने बोला और कुछ करना है, एक और जंग कराते ताकि थोड़ा और मज़ा आ जाए। तो उन्होंने क्या किया, उनका सेकंड टारगेट जो था वो थी ब्रिटिश एम्पायर और फ्रेंच एम्पायर। ठीक है, उन्होंने इसको तोड़ते हैं। उन्होंने जंग तो जितवाई ब्रिटेन और फ्रांस को, बट ब्रिटेन फर्स्ट सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद बर्बाद हो गए। 45 में जंग खत्म हुई, 47 में पाकिस्तान आजाद हो गया। लाइन से सारी कंट्री आजाद हो गए ना, वो कंट्रोल खत्म हो गया था। और जो बेसिकली बादशाह था दुनिया का, वो ब्रिटेन से अमेरिका ट्रांसफर हो गया। लंदन स्टॉक एक्सचेंज से न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज, पाउंड से डॉलर, USD, हर चीज इस तरह हो गई थी। अच्छा, यही रेसिपी उन्होंने अप्लाई की कि यार लैंड और लीज करो, सामान दो, वो करो, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर भी। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद भी अमेरिका जो था उसके पास ठीक ठाक पैसा था, ठीक ठाक गोल्ड था, दुनिया की सबसे बड़ी नेवी, सबसे बड़ी इकोनॉमी, सबसे बड़ी स्टॉक मार्केट, सब कुछ हर मामले में अमेरिका सबसे ऊपर था। अच्छा, अब जंग से एक साल पहले ना 1944 में, ब्रेटन वुड एग्रीमेंट साइन हुआ। एक होटल था अमेरिका में, एक जगह थी ब्रेटन वुड, वहाँ पे एक होटल के अंदर, न्यू हैम्पशायर एक स्टेट थी, वहाँ पे एक होटल था, उसके अंदर ये एग्रीमेंट हुआ 1944 में। 60 से 70 ममालिक थे उस ज़माने में जिन्होंने ये फाइनल डिसाइड किया कि अमेरिकी करेंसी दुनिया की रिजर्व करेंसी है और वो लिंक्ड है डॉलर के साथ, क्योंकि सारा डॉलर अमेरिका के पास है, सारा जो गोल्ड है वो अमेरिका सारा गोल्ड जो है वो अमेरिका के पास है। 1944 में ये चीज़ हो गई। जंग ख़त्म हुई 1945 में। जब जंग ख़त्म हुई ना
तो फिर से क्या हुआ, पूरा यूरोप, पूरी दुनिया किसका कर्जदार, अमेरिका कर्जदार। अमेरिका की कर्जदार हो गई। तो इवेंचुअली किसने फायदा उठाया फर्स्ट वर्ल्ड वॉर सेकंड वर्ल्ड वॉर का? यहूदियों ने, ज़ायनिस्ट ने, हाँ, बैंकर्स ने। बैंकर्स ने। ठीक है, अच्छा दोबारा से वही सिचुएशन हो गई। ठीक है, उन्होंने क्या किया, दोबारा कर्जे दिए दोबारा कर्जे दिए और पूरे यूरोप को आज तक अपना गुलाम रखा है अमेरिका ने। और उन्होंने नेटो बनाई। ठीक है, ठीक है, मिला दिया इनको नेटो साथ। बनाई कि भाई साथ खड़े हो जाओ हाँ। रशिया के खिलाफ, ये हमारा अगला दुश्मन है। फर्जी दुश्मन बनाते हैं वो। अब काजी डीप थॉट पे जा, हमारे से तो एक रशिया तो है उनके लिए। हाँ ठीक है, पहलगाम भी तो एक वो था, फॉल्स फ्लैग था ना भाई। ठीक है। फॉल्स फ्लैग बुलशिट, दैट्स हाँ। व्हाट ज़ायनिस्ट डू। अपनी इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग करने के नहीं, बहाना ढूंढने के लिए कि ये हमारा दुश्मन है, इससे लड़ो। बैंकर्स यही करते हैं ना भाई। पहली जंग अज़ीम कराई कि भाई उन्होंने नीड पैदा की ना, जंग हुई। ठीक है, जंग हुई, लोग जंग कर रहे हैं, आप बैठे हुए दुनिया के आखिरी कोने में, आपके पास दुनिया की हर किस्म की, आपके पास वो है रिसोर्सेज अल्लाह ने आपको दी हुई है। इतना बड़ा अमेरिका है, हाँ। पहाड़ है, रेगिस्तान है, खेत है, हर चीज है ना, ऑयल भी निकल रहा है, स्टैंडर्ड ऑयल है, बहुत ऑयल है। हाँ। हर कुछ आपको अल्लाह ने दिया हुआ है। आपने लोगों को कर्जा दिया फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, अपना छोटा भाई बना दिया उनको। उसके बाद फिर सेकंड वर्ल्ड वॉर में भी ये हुआ। हाँ। सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद क्या हुआ, अमेरिका ने अगेन उसी बैंकर्स ने मार्शल प्लान लॉन्च किया। मार्शल प्लान, हाँ। मार्शल प्लान लॉन्च किया, पूरी यूरोप की इकोनॉमी को बिल्ड किया कर्जे के ऊपर। कर्जा दिया, इकोनॉमी बना के दी। कर्जा दिया, नोट छापे, बलून बना, फट गया। एक और बलून बना। और हम पिछले सेकंड वर्ल्ड वॉर से लेके अब तक नॉन स्टॉप देख रहे हैं, हर 15-20 साल को ड्रामा होता है। ऐसा ही है। ठीक है, यही चलता रहता है। अच्छा, 1971 में, 1969 के अंदर अमेरिका जो था वो वियतनाम जंग हार गया। अमेरिका का जो कॉन्फिडेंस था लोगों का अमेरिका के अंदर, वो कम होना स्टार्ट हो गया। तो लोगों ने क्या किया, लोगों ने डॉलर बेचा, गोल्ड खरीदना स्टार्ट हो गए, जो भी कर रहे हैं। ठीक है। तो अमेरिकी गवर्नमेंट जो उस जमाने का प्रेसिडेंट था निक्सन, उसने फैसला किया कि डॉलर और गोल्ड जो है इनको डीलिंग कर दो। और डॉलर उन्होंने छोड़ दिया किसके ऊपर, मार्केट फोर्सेस के ऊपर। सही है, फ्री मार्केट फोर्सेस जो है वो कंट्रोल करेंगे डॉलर को। ठीक है। 1971 से लेके अब तक। अच्छा, ये तुम्हें मैंने अब कहानी समझा दी। सही है। अब यहाँ पे हम रोक दे देंगे इसको। ठीक है। अब हम आ जाएंगे प्रैक्टिकल लाइफ में क्या इम्पैक्ट है इसका, क्योंकि तुमने भी वही बात की ना, हर बंदा परेशान है। अब आते हैं मेन मुद्दे पे। ये जरूरी था ये तुम्हें लिंक समझाना। अब हुआ ये कि आपने वर्ड सुना होगा, अमेरिकन ड्रीम। मूवीज देखी होंगी 90s में अमेरिका की, जिसमें क्या होता था, एक पिकअप ट्रक, एक सैलून गाड़ी, 3-4 बच्चे, घर, एक बंदा जॉब कर रहा है, माँ जो बच्चों को देख रही है। हाँ। अमेरिकन ड्रीम। हाँ। वही ड्रीम लगभग पाकिस्तान का भी था, ऐसा ही मिडिल क्लास का भी ड्रीम था। FX थी या मेहरान थी घर में, गाड़ी थी, नहीं गाड़ी थी फिर भी। हाँ, ऐसा ही FX थी या मेहरान थी, गाड़ी थी। खैबर थी या बुलान थी, गाड़ी थी जानी घर में। अब गाड़ी नहीं ले सकते आप। ऐसा ही है। ठीक है, गाड़ी थी, अब्बा जॉब करता था, अम्मा घर पे होती थी, बच्चों को देखती थी। ऐसे ही एक बंदा बस टीवी पे ड्रामे आते थे, जिंदगी सुकून में थी। ऐसा ही था ना, मेहमान आते थे घर अच्छा। में। हाँ। अब अमेरिका का जो अमेरिकन ड्रीम है ना, वो हो गया बर्बाद। अमेरिका में कोई घर अगर 1960s में $20,000 का मिलता था ना, वो भी $2,000 का मिल रहा है। क्योंकि आपने इतना नोट छापा है, इतना नोट छापा है, इतना नोट छापा है आपने, कि खत्म हो गई नोट की वैल्यू। सही है। गोल्ड के रिजर्व असल में कितने हैं, और कितनी फेक इकोनॉमी, कितना फेक वर्थ है। ओवर हाइप्ड कंपनीज हैं, ओवर हाइप्ड शेयर्स हैं, ओवर हाइप्ड स्टॉक एक्सचेंज है। हाँ। ये सब ड्रामा है। ठीक है, इसकी वजह से क्या हुआ है, हमें और आपको हर दिन महंगाई फेस करनी पड़ रही है। हर दिन महंगाई फेस करनी पड़ रही है। एक बंदे ने उस दिन पोस्ट डाली फेसबुक पे कि मैं इस नतीजे पहुंचा हूं कि बिजनेस ग्रो ही नहीं हो सकता बगैर सूद के। बहुत डीप बात उसने की है, जो कि एक हद तक उसकी बात ठीक है। देखो, अल्लाह ने आपको अगर ग्रोथ देनी है ना, अल्लाह ने आपको एक सिस्टम बना के दिया है। अल्लाह की करेंसी क्या है, गोल्ड। गोल्ड है, गोल्ड सिल्वर। एग्जैक्टली। अगर आपने नोट बनाना है, उससे लिंक करो ना आप। ऐसा ही आपने तो वो चीज तोड़ दी, आपने क्या किया, नहीं मुझे और पैसा चाहिए, और पैसा चाहिए, और लोन दो। क्योंकि आप
ये बैंकर्स ये तो मुल्क चला रहे हैं, दुनिया चला रहे हैं, ऐसा ही तो इनको पैसा बनाना था। तो इन्होंने क्या किया, नोट छापते रहे, .com बबल हुआ, वो फटा। जापान जो था अमेरिका को एक्सीड कर रहा था इकोनॉमी साइज में 1980s के अंदर। जापानीज स्टॉक एक्सचेंज क्रैश हुआ, बहुत तारीखी क्रैश था वो, आज तक रिकवर नहीं हुआ जापान उससे, ठीक है। उसके बाद 1990s के अंदर क्या हुआ, बहुत सारे मसले हुए, ठीक है। फिर 2000 में तो वो आ गया फाइनेंशियल क्राइसिस, ऐसा आ गया। लेकिन एक और बात भी हुई 1979 तक ना, जब तक सोवियत की जंग स्टार्ट हो गई थी, तो 80s में एक प्रेसिडेंट आया होंगे रेगन, जिसने ये बोलना स्टार्ट कर दिया गवर्नमेंट इज बैड, हर चीज फ्री मार्केट कर दो, हर चीज कैपिटलिज्म के हवाले कर दो, ठीक है। उसके बाद चीजें चेंज हो गई अमेरिका में, जिसका एक बहुत बड़ा पार्ट जो था वो एक बैंकिंग निज़ाम था। अभी आप जितनी भी वर्ड देख, अब अच्छा मुझे एक बात बताओ, एक बात सोचो, तुम एक बात सोचो ठंडे दिमाग से। हम लोग यूरोप जाते हैं, ठीक है, बहुत प्यारा लगता है हमें, बहुत खूबसूरत लगता है। तुम बोलते हो हमारा मुल्क ऐसा क्यों नहीं सकता, हमारे मुल्क में भी निज़ाम है ये सऊदी, अगर देखा जाए, ठीक है। हमारे मुल्क में कुछ और मसले हैं, वो आई अंडरस्टैंड, बट उनका जो पूरा सिस्टम है ना भाई, वो एक फेक खड़ा हुआ है, फेक है इकोनॉमिक सिस्टम पूरा। हाँ, क्योंकि अब देखो ब्रिटेन है ना, ब्रिटिश कार में कभी बैठे हो? नहीं, एक ही कार थी सकोडा, एक जैगुआर थी, वो तो टाटा ने खरीद ली। अच्छा, हाँ, तो ब्रिटिश कार कभी देखी है? बहुत मुश्किल देखी होगी। ब्रिटिश कोई इलेक्ट्रिक अप्लायंस देखी है? ब्रिटेन क्या बेचता है आजकल? आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर ब्रिटेन क्या बन गया है? बैंक बन गया है ना। हाँ, इंश्योरेंस बेच रहा है, सर्विसेज बेच रहा है, एजुकेशन बेच रहा है, ऐसा ही है, एंटरटेनमेंट बेच रहा है, प्रीमियर लीग के मैचेस करवा रहा है, बॉक्सिंग की फाइट्स करवा रहा है। ब्रिटेन तो यही करा सकता है अब, क्योंकि उसके मुल्क में कुछ है ही नहीं, उसके मुल्क में कुछ है ही नहीं, तभी तो दुनिया फतह करने निकला था ना वो। ये तो ग्लोबल रूल है भाई। लोग बोलते हैं ना कि यहाँ के लोग क्यों नहीं निकले अफ्रीका में कॉलोनी बनाने। भाई सिंपल सी बात है, अगर आपके घर में 4 मौसम हो, हर चीज आपके पास हो, आप क्यों जाओगे बाहर? ऐसे ही ये होगा, आपको खर्चा करने कोई आ जाएगा आपके मौसम के चक्कर में। और वही हुआ एसटी में, एक मुल्क में सारा टाइम बारिश हो जाती है, खाना वहाँ पे अजीब सा है, आलू खाते हैं वहाँ पे, चिप्स खाते हैं, फिश एंड चिप्स, ठीक है। ब्रिटिश आवाम क्या खाती है? अजीब सा ब्लैंड खाना है उनका, ब्लैंड मौसम है, अजीब मौसम है, हर वक्त बारिश होती रहती है, बंदर डिप्रेशन में चल रहा है। सद मुल्क है वो, तो पागल ही होगा ना, उसको तो सनलाइट चाहिए होगी ना। ऐसा तो नहीं कि स्पेन में सबसे ज्यादा ब्रिटिश रहते हैं आजकल, स्पेन थोड़ा गर्म है, तो जो यूके इकोनॉमी का जो हाल है अभी बर्बाद हो गई है, वो लोग कहाँ जा रहे हैं? स्पेन तो जा रहे हैं, वो पूरी यूरोप भर में फैल गए। तो ब्रिटिश सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद बैंक बन गया, सर्विस बेच रहा है। मेजॉरिटी यूरोपियन कंट्री ये करते हैं ना भाई, मेजॉरिटी वेस्टर्न जो कंट्रीज हैं वो क्या करते हैं? ये तो करते हैं, सर्विसेज बेचते हैं एक सिस्टम की बेसिस पे। स्विफ्ट बनाया हुआ है, बैंकारी निजाम बनाए हुए हैं, नीचे तो कुछ भी नहीं है ना भाई। हाँ, अब वो यही ना, हम ये कहते हैं अमेरिका एक जॉइंट इकोनॉमी है, लेकिन हम ये देखते हैं दुनिया में सबसे सारा डेट भी अमेरिका पे। भाई अमेरिका में डेट इसलिए है ना कि उसके ऊपर डेट चढ़ता है, अमेरिका डेट के नोट छाप लेगा, दे देगा। अब पॉइंट ये आ गया है, अब जो करंट हम सिचुएशन में खड़े हुए हैं, अमेरिका में 38 ट्रिलियन डेट हो गया है। उसकी जो डेट की पेमेंट है दैट हैज़ क्रॉस मोर देन $1 ट्रिलियन। और सिस्टम बहुत बुरा है अमेरिका में। अमेरिका में ट्रेजरी बॉन्ड उन्होंने इतने इशू किए हैं, लोगों ने, कंपनीज ने, स्मॉल इन्वेस्टर, बिग इन्वेस्टर, मीडियम इंटरप्राइजेस, बिग बिजनेसेस, कंट्रीज, चाइना, फ्रांस, इटली, जापान, सब ने, दुनिया भर ने अमेरिका का ट्रेजरी बॉन्ड खरीदा हुआ है। और अमेरिकी गवर्नमेंट ने प्रॉमिस किया हमको पे करेंगे। देखो जो सल्तनत होती है, जो एम्पायर होती है, वो इस तरह नहीं टूटती कि टाइम लगता है। हाँ, टाइम तो लगता है, बट वो एक मोमेंट आता है जैसे वो ट्रिगर होता है। पहला जो पार्ट है ना किसी एम्पायर के बर्बाद होने में, वो होता है डिनाइल कि मैं तो अभी ताकतवर हूँ। पिछले 20 साल में ना ये बात खत्म हो गई है। आफ्टर 2001 सॉरी, अच्छा, आफ्टर 2001 यहूदी जो थे, इजराइल में लोग थे, क्यों मुझे समझ आ रहे थे 9/11 पे, उन्होंने तो पूरी स्क्रिप्ट लिखी हुई है। उन्होंने अमेरिका को इवेंचुअली बर्बाद ही करना है ना भाई, अमेरिका से अपने मतलब निकाल के बर्बाद करना है। अगर उनको अमेरिका की परवाह होती यहूदियों को, ज़ायनिस्ट की, तो वहाँ पे पॉर्न इंडस्ट्री नहीं होती, वहाँ पे गंदा खाना नहीं खिलाते लोगों को, वहाँ पे हॉलीवुड नहीं करते, वहाँ पे मीडिया नहीं होता, वहाँ पे ड्रग्स नहीं होते, वहाँ पे एड्स जैसी बीमारियाँ नहीं होती। दुनिया में 99.99%
जितना भी गंद है सोसाइटी में कहाँ से आया है? अमेरिका से आया है। क्यों अमेरिका बोलते हैं न्यू वर्ल्ड है, मैसोनिक कंट्री है ना, मेसेस ने दरियाफ्त किया था। कुछ वो भी कौन था, जॉर्ज वाशिंगटन, वो भी तो फ्री मेसन था ना भाई। अगर तुम्हें नहीं पता यार, हिस्ट्री पढ़ो, ये सारे फ्री मेसन थे भाई, जो अमेरिका के फाउंडिंग फादर्स थे। तो यानी तकरीबन 200 साल इन्होंने यूज किया उस लैंड को। हाँ, अब बर्बाद कर दिया उसको। अब अमेरिका में क्या हालात है, अमेरिका में जो जेनजी है, जो आजकल की जनरेशन है, मोर देन 30% जो है वो, उनको समझ नहीं आ रहा कि मर्द या औरत है वो। मोर देन 55% नॉन बाइनरी हैं। हाँ, वही तो, मोर देन 55% नॉन बाइनरी है। बात समझ रहे हैं? तो मतलब ये तो हालात हो गए वहां पे यार। ठीक है, आप देखें ना 2008 का रिसेशन आया, यूएसए ने अपनी इकोनॉमी में उस रिसेशन से बचने के लिए 800 बिलियन यूएसडी इंजेक्ट किया है। एग्जैक्टली। तो पैसा कहाँ से आया वो? अब पाकिस्तान की इकोनॉमी 300 बिलियन 350 बिलियन हाँ, तो मैं वही तो कह रहा हूँ ना जानी, पैसा कहाँ से आया है? वो पैसा नहीं, वो पैसा खुद छापते हैं ना यार। ये आप देखें ना, ये क्या बदमाशी है भाई। हाँ, तो ये बदमाशी उन्होंने बनाई हुई है, जो मैंने आपको पूरी हिस्ट्री सुनाई है ना। हाँ, ये इस तरह उन्होंने बदमाशी बनाई है। ये बदमाशी उनकी अब खत्म होने वाली है, ठीक है, लेकिन ये बदमाशी अभी कंटिन्यू होगी एक तरीके से, एक और कुछ टाइम तरीके से चलेगी। नहीं, वो चलेगी। डॉलर तो खत्म हो जाएगा, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक करेंसी आ जाएगा। हाँ, ये वही आ जाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक करेंसी आ जाएगा, बट वो सिर्फ एक उसके कंट्रोल में नहीं होगा, मल्टीपल पावर्स के कंट्रोल में होगा। अमेरिका इस टाइम दुनिया में क्रिप्टो की तरफ इशारा कर रहे हैं। क्रिप्टो नहीं है, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, सीबीडीसी वो आने वाली है। मतलब कंट्रोल्ड ही होंगी, कंट्रोल्ड होंगी। मैं आपको एग्जांपल दे सकता हूँ, यूके में अभी बहुत लोग जो हैं इस चीज के खिलाफ जा रहे हैं कि हमें इतना कंट्रोल क्यों जा रहा है। यूके में, दुनिया में सबसे ज्यादा कैमरे यूके में लगे हुए हैं। यूके में सबसे ज्यादा कंट्रोल्ड है इस टाइम, गवर्नमेंट का बहुत कंट्रोल्ड है लोगों के ऊपर। आपको डिटेक्ट कर सकते हैं। आपने कोई, चाइना में तो ये हालात है कि भाई आपने कोई अच्छा काम नहीं किया, आप कैमरे पे आ गए, आपके बैंक से अकाउंट से पैसे गिर जाएंगे। आपके सोशल डीमेरिट्स पॉइंट बनाए हुए हैं। अच्छा, सिटीजन को आप बेसिकली अच्छा अप्रेजल करते हैं ना आपका, तो गवर्नमेंट अप्रेजल कर रही है आपका। कोई प्राइवेसी नहीं है ना, समझ गया। कुछ भी प्राइवेसी कुछ भी नहीं है। जो पेट्रियट एक्ट था, जो 2001 के चक्कर में इन्होंने, देखो जब 2001 में 9/11 हुआ तो दुनिया बहुत चेंज हो गई। लोग बोलते हैं क्यों चेंज हुई, आप ये देखो कौन से कानून पास हुए। ये जो पेट्रियट एक्ट है कि मुल्क की दिफाई चक्कर में कुछ भी कर सकती है ये गवर्नमेंट। ये जो NSA बनाया, जो लोगों के फोन टैप हुए, हम जो बात कर रहे हैं हमारे फोन, हर कुछ उनको पता है कि हम उनका फोन यूज कर रहे हैं, उनकी सर्विस यूज कर रहे हैं, उनका फेसबुक यूज कर रहे हैं, हर चीज को पता है ना भाई। तो दे वांट टू कंट्रोल यू, दे वांट टू कंट्रोल व्हाट यू थिंक, व्हाट यू से, व्हाट यू बिलीव इन, व्हाट यू वेयर। दे वांट टू कंट्रोल व्हाट यू ईट, व्हाट टाइप ऑफ कंटेंट यू सी। अब तो ये हालात हो गए हैं, जो AI का चक्कर चल रहा है। AI में ये हो रहा है कि अब आप गूगल करो ना, पहले आपको 100 पेजेस आते थे आपके पास, आप बहुत कम आते हैं। हाँ, नोट किया है? अच्छा, ये मैंने आपको सेलेक्टेड इन्फॉर्मेशन दे रहा है गूगल, आपकी हिस्ट्री की बेस पे नहीं, खुद से। क्यों कंट्रोल कर, क्यों? ताकि आप AI की तरफ आओ। AI कंपनीज जो है इस टाइम, जो 8-10 कंपनियां हैं अमेरिकी स्टॉक एक्सचेंज पे, जिनका AI से लिंक्ड है, AI पे इन्वेस्टमेंट कर रही हैं, ये जो टेक कंपनीज हैं, एनवीडिया है, टेस्ला है, अल्फाबेट है जिसमें गूगल, यूट्यूब सब आता है, फेसबुक, मेटा आता है, फेसबुक वगैरह, और पैलेंटियर है, उसके अलावा ओपन AI है, सारी जो बॉयज है सारे, ये जो 8-10 कंपनियां हैं, ये अमेरिकी स्टॉक एक्सचेंज का मोर देन 30% है। और ये सारी की सारी कंपनियां इस टाइम, इनका स्टॉक जो है आसमान से बातें कर रहा है, क्योंकि सारी की सारी ओवर वैल्यूड है। अब एक बात बताओ ना, मैं और तुम बैठे हुए हैं, ठीक है, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, फॉर्ब्स एक लिस्ट निकालता है कि भाई सबसे बड़ी कंपनी, सबसे बड़ी वो। हम लोग जब से हमने आंख खोली, हम टोयोटा का ट्रक देख रहे हैं ना, टेस्ला कैसे टोयोटा से बड़ी कंपनी हो सकती है? बट वो है वैल्यूएशन वाइज। हाँ, वैल्यूएशन क्या है? हवा में बकवास है, फुगाजी है। वो स्टॉक की वहां चली गई। लोग आए इलेक्ट्रॉनिक के ऊपर, नहीं उसके तो मिलना चाहिए ना रेयर अर्थ, जिसके से पाकिस्तान को उठाने अमेरिका पहुंचा हुआ है अभी। तो आप लोग ना लिंक नहीं कर पाते। तो ये जैसे वो होता है ना, बैठे बैठे भाई स्टॉक नीचे गई तो फलाने बंदे के $100 अरब डूब गए, ये हो गया। वो स्टॉक ऊपर चली गई तो वो इन्होंने जो ना वो फलाने, ये सेकंड पे थे, अब ये फर्स्ट हो गए, रिचेस्ट पर्सन हो गए दुनिया में। एग्जैक्टली, हाँ, क्योंकि स्टॉक ऊपर चला गया। बस वही तो भाई उसके ऊपर मजे का टैक्स भी नहीं लगता ना। ये पूरा सिस्टम जो है, ये एलीट ने, ज़ायनिस्ट ने अपने लिए बनाया हुआ जानी, ये पूरा सिस्टम। हाँ, इस बात में कहाँ तक सदाकत है कि हम बात करते हैं ना ब्रिटिश ये स्टॉक एक्सचेंज की, और इसकी इस पे भी कब्जा ही नहीं कही है। मोर देन 80% 90% जो है वो बैंक्स को और इनको जो है ना उन्होंने कब्जे में रखा हुआ है, छाए में बिल्कुल। ये देखो यार, बात बताऊँ क्या है, बात ये है कि
आप भी फाइनेंस के स्टूडेंट हो, मैं भी, कंपनी को वैल्यूएशन करने के कुछ रेशोज होते हैं, पीए रेशो होता है, अर्निंग पर शेयर होता है, मल्टीपल चीज़ें होती हैं, प्रॉफिट होता है, सेल्स होता है, मार्जिन्स, एक अकाउंटेंट को सब चीज़ें देखनी होती हैं। मेरे ख्याल से अगर कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है उसका शेयर बढ़ना चाहिए। बाकी सारी जो जितनी भी बकवास है वो तो निक्सन साहब हमें तोहफा देके चले गए ना। अब खुद बताओ कि पाकिस्तान जंग जीत गया, 100 से ऊपर चली गई, क्या लिंक है इसका आपस में? बट एक इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस आ जाता है, हाँ, बस वो जो एक बबल है, ऐसे स्पेकुलेशन हो एक गई। स्पेकुलेशन हो गई, बबल हो गई। हाँ, नरेश रेड्डी साहब हैं, वो अभी वो मिशेल्स के सीईओ हैं या थे, जो भी कुछ अर्से पहले बड़ी बड़ी बातें करते हैं, कर दूंगा वो कर दूंगा, टीवी पे आकर तो बड़ी बड़ी तफसीर देते हैं, कंपनी संभली नहीं उनसे। उस स्टॉक के चक्कर में कितनी ऊपर नीचे हुई है वो स्टॉक उनका, हाँ, मिशेल्स लोग डूबे हैं पैसे लोगों के। तो यार स्टॉक एक्सचेंज हो गया या जो भी चीज़ आजकल के सिस्टम की है ना, क्रिप्टो है या स्टॉक एक्सचेंज है या कुछ भी है, फॉरेन एक्सचेंज, एवरीथिंग इज BS, big bullshit. What you have to do nowadays, honestly, if you have resources ना, if you have enough resources, मैं तो एडवाइस लोगों को करूँगा भाई, buy land, fertile land, have a farm, get animals, फसलें उगाओ, self-sufficiency लेवल पे जाने रहे। अब लोगों की बात मेरी हंसी लगेगी, यहाँ के जो पाकिस्तान इंडिया के नाम तो छोड़ ही दो, अल्लाह हाफिज़ इनका, ठीक है। यहाँ की जो सोच है साउथ एशिया की, वो उसको गोली मारो। अमेरिका में इस टाइम सबसे ज़्यादा फर्टाइल लैंड किसके पास है? बिल गेट्स। बिल गेट्स साहब हर साल लैंड खरीद रहे हैं, ठीक है। ब्लैक रॉक क्या कर रहा है? सारे घर खरीद रहे हैं। हाँ, अमेरिका तो उनका एक लैब रैट है ना। अमेरिका जो पूरा अमेरिकी अवाम है, अमेरिका कंट्री है ना, वो तो उनको हर किस्म का एक्सपेरिमेंट करने के लिए अमेरिका मिल चुका है ज़ायनिस्ट को। वो तो उनके शिकंजे में है अमेरिकी लोग, वो तो बेचारे बर्बाद हैं। लोग यहाँ से जाते हैं अमेरिका जा रहे हैं, आप तो और बर्बाद होने जा रहे हैं वहाँ पे अगर देखा जाए। हर बंदा कर्जा डूबा हुआ है, स्टूडेंट डेट है, टैक्सेस हैं, हर चीज पे डेट है, हर चीज पे आपको गवर्नमेंट को टैक्स देना है, ठीक है। बदले में थोड़ी बहुत चीजें आपको मिल जाती हैं। हज को जैसे बाद आपने यहाँ पैसे इन्वेस्ट किए होते हैं वो रोड पे आ जाते हैं। आपके ख्याल से अमेरिका बड़ा चमचमाता है? न्यूयॉर्क पे जाओ, गन पड़ा हुआ है रोडों पे यार। दुनिया भर की सिचुएशन जो है वो इस टाइम बड़ी बर्बाद है। तो बिल गेट्स से कोई पूछे भाई तू फर्टाइल लैंड क्यों खरीद रहा है? फूड सप्लाई कंट्रोल करनी है उसने बाद में फूड का गेम है ये। जो सैमुअल पी हंटर नेसेसिटी है ना, ये तो खाना तो खाना है जानी, हाँ ना, वो ठीक है। अब जो वो है अपना सैमुअल पी हंटर ने, जिसने क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन लिखी थी बुक, उसने तो प्रेडिक्शन लगाई थी ना कि जिन कंट्रीज के पास नेचुरल रिसोर्सेज हैं दे विल टेक ओवर। और अभी क्या हो रहा है? रशिया ने यूक्रेन से जंग की, जो भी हुआ उसको बेसिकली मजबूर किया जंग करने के लिए, क्योंकि 90s के अंदर बिल क्लिंटन ने कहा था कभी हम आगे नहीं बढ़ेंगे नेटो के मेंबर, करते रहे इवेंचुअली यूक्रेन तक पहुंच गए। उसने बोला बस कर दो अब नहीं आओ, यूक्रेन को भी मेंबर बना रहे थे, उसने अटैक कर दिया। अब रशिया जितना भी रशिया पे सैंक्शन लगा दिया, रशिया क्यों बचा हुआ है? तेल गैस की वजह से। वो किसको बेच रहा है? चाइना को बेच रहा है। चाइना क्यों बचा हुआ है? इंडस्ट्रियल पावर की वजह से, मैन्युफैक्चरिंग पावर की वजह से, स्किल लेबर की वजह से, इकोनॉमी की वजह से, पॉपुलेशन की वजह से, टेक्नोलॉजी की वजह से चाइना बचा हुआ है ना। अमेरिका का टक्कर दे रहा है अमेरिका को। ये थोड़ी कि फेक बैंकिंग। मुझे बताएं, मुझे राइटर का आपने हवाला दिया, सैमुअल पी हंटर, क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन, ये किताब लिखी थी उसने, क्लैश ऑफ and he made a prediction in 1990s that countries who have natural resources will eventually take over the West. और तो वेस्ट के हालात देख लो, अमेरिका is going down, majority white Caucasian English speaking nations are going down, Europe is going down, Europe is gearing up for a war because वो सेकंड वर्ल्ड वॉर से लेके अब तक चिल होके बैठे हुए थे, डिफेंस स्पेंडिंग किसी को कुछ थी नहीं। हर कंट्री की 20,000 फौज है, 30,000 फौज है, 40,000 फौज है। और यहाँ पे हम लोग बचपन में क्या बोलते थे, यार फलां कंट्री की तो फौज नहीं है, वो ताकतवर हो रहे हैं। अब लोग हमारी मजबूरी है फौज, हमारी मजबूरी है जानी, हमारी मजबूरी है फौज। अब लोगों को ना बड़े गेम समझ नहीं आते। लोग किसी भी पॉलिटिकल एजेंडे या किसी यूथियापे में आके कोई भी बात कर देते हैं। लोगों को बड़े गेम समझ नहीं आते। बड़े गेम क्या है? आपकी जो स्टेट है वो बड़े गेम देखती है, ऐसे ही वो बड़े गेम देखती है उस्ताद, वो लोकल गेम देखती नहीं है। ये मेरा कहना है। अल्ताफ भाई बहुत मज़ा आया, बहुत चीज़ें मुझे मालूम हुई और नई थी मेरी चीज़ें। मैं तो समझ रहा हूँ लिटरली, आपने कहा था ना कि शॉक्ड हो जाओगे, वाकई ऐसा मुझे फील हुआ और मैं काफ़ी चीज़ें कनेक्ट कर पाया कि शुरू से जो हिस्ट्री बताई आपने, उसके बाद फिर चीज़ों को कनेक्ट किया।
वो बड़ी ज़बरदस्ती है। और मैं तो बल्कि समझता हूँ अभी तो टॉपिक इसमें काफ़ी बहुत बहुत सारी टॉपिक है चीज़ें रह इसमें। गई हैं, तो इंशाल्लाह इसमें तो कोशिश जितनी करेंगे। कहानियां मैंने लिंक बताया ना, एक एक जंग हाँ। पूरी पूरी वीडियो है एक। हाँ, हाँ, हाँ। तो चलें इस पे हम इंशाल्लाह मजीद ही बात करेंगे, जैसे कि रॉथशाइल्ड्स पर, ब्लैक रॉक पे और वो सारी स्टॉक वगैरह पे, यूएसए की और फिर यूके की। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे इस पे एक और पॉडकास्ट बनाएं। तो थैंक यू सो मच व्यूवर्स, आपको भी उम्मीद है कि मज़ा आया होगा और काफ़ी चीज़ें इसमें आपको सीखने को मिली होंगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक पे और किसी और गेस्ट के साथ इंशाल्लाह हाजिर होंगे और डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए मुझे भी और अल्ताफ़ वज़ीर साहब को भी। अल्लाह थैंक यू, हाफिज़। अल्लाह हाफ़िज़।